आज तो चौक खिलाएंगे, चलो। हेलो 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 हेलो। अगर मिला तो मतलब कई बार वो फ्री चाहिए हमको, पैसा वाला ही दे दे, बट जनरली वो लोग बंद कर देता है, छुट्टी मनाता है। ऑनलाइन लाइव बताइए कैसे हैं सब। सृष्टि, अनिकेश, साहिल, विनीता, वेलकम। ऑनलाइन लाइव जल्दी बताइए, सुनाई दिखाई दे रहा है। शिवेन, रितिका, ओके चलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। रिमझिम वेलकम, रितिका वेलकम। चलिए, लास्ट क्लास हमने बेसिक्स का क्लास में सोर्सेज ऑफ फंड्स को लेकर थोड़ी बातचीत आगे बढ़ाए। कैसे कौन लोग हैं जो हमें पैसे दे सकते हैं। एक तो हम खुद नालायक है हम लोग, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो हम खुद मतलब सर ठीक है जितना है लगा सकते हैं। और दूसरा सर मांग के ले सकते हैं। इच्छा तो वही है मांग के धंधा करे ताकि उनका ही पैसा बर्बाद हो, हमारा नहीं। बट वो सामने वाला भी बहुत होशियार है, ऐसे ही नहीं देगा तुमको पैसा, कोई कंडीशंस पे देता है, इसलिए उनके पेमेंट्स कंपलसरी होते हैं। अब जो ये बातें मैंने कही थी उसके हिसाब से मोदी जी टैक्स मांगने आए थे। तो मोदी जी को टैक्स देते वक्त हमने बोला सर कुछ सेल्स पे ऐसे मत लो, कुछ खर्चे तो अलाउ करो। तो उन्होंने हमें ऑपरेटिंग खर्चे अलाउ करने के बाद बोले अब टैक्स दे दो। तो हमने उनको एक खर्चा का और भूख मांगा, और वो था फाइनेंशियल कॉस्ट सारे। बट वो बोला ऐसे करेंगे तो तुम लास्ट में जाके 0 पे 100% भी टैक्स दोगे तो तुम मेरे को कोई टैक्स नहीं दोगे बेटा, तो तुमको एक काम करेंगे, वो नहीं देंगे। तो बोला ठीक है कुछ तो देखो। तो बोला ठीक है बीच में आते हैं, इंटरेस्ट अलाउड है। बोला चलो ठीक है। तो फिर प्रेफरेंस भी मांगने लगे। बोला लालच खत्म नहीं होगा ना तेरा। बोला नहीं। बोला नहीं देंगे प्रेफरेंस। क्यों? बोला वो थोड़े मालिकाना हक है, तुम बेटा उसमें भी कुछ प्रोसीडिंग्स डाल के उनको डिविडेंड ज्यादा दे के लूप होल्स निकाल के हमें क्या दे पाओगे बताओ, कम टैक्स। तो हम लोग नहीं करने देंगे। इंटरेस्ट का हमको मालूम है, बाहर का आदमी है, तुम उसको जितना वो मांगता है उससे ज्यादा देने वाले हो भी नहीं। और वो भी थोड़ी प्रिंसिपल रीपेमेंट, सिर्फ कौन सा बताइए इंटरेस्ट वाला एलिमेंट माइनस करने दे रहे हैं। वो तो कैश फ्लो होता है, जो कौन सा पेमेंट होता है बताइए। प्रिंसिपल रीपेमेंट इज अ कैश फ्लो आइटम, बट इंटरेस्ट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उस वजह से वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे डिडक्ट होता है। मतलब नेट नेसेसरी ऑपरेटिंग, इट इज नॉन ऑपरेटिंग इन नेचर। बट हम यहाँ वर्ड क्या बोलते हैं पता है? फाइनेंशियल चार्ज। क्या टर्म निकाले थे याद है? वेयर एज टैक्स इज अ फाइनेंशियल की ऑपरेटिंग चार्ज। टैक्स इज अ फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग चार्ज। वेरी गुड, इट इज जस्ट अ चार्ज, कंपल्सरी चार्ज पेड टू जीओआई। कौन है जीओआई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी कैन नॉट हेल्प इट। वो हम इनकॉर्पोरेट किए कंपनी, तो बस उसका मोल देना है उनको। तो इस चक्कर में हम कंपलसरी चार्ज पे करते हैं, विच इज नॉट अ फाइनेंशियल कॉस्ट नीदर अ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ध्यान रखना। तो ऑपरेटिंग में दो ही था, वेरिएबल और फिक्स्ड। और नीचे जाके हमें पता चला सारे फिक्स चार्जेस और एक वेरिएबल चार्जेस। फिक्स चार्जेस में फाइनेंसिंग में था इंटरेस्ट, और कहीं ना कहीं जब पेमेंट का बात आता है ना, तो ये डोगला जो था वो यहाँ पे बोलता है हम तो फिक्स चार्ज वाला है। मतलब कौन? प्रेफरेंस। बट जब बैलेंस शीट में लिखने का बारी आता है ना, हक मांगता है, क्या बताओ? मालिक का। तो बोलता है हाँ मालिकाना हक दीजिए हमें, तो दे देते हैं भाई। शेयर होल्डर्स फंड में आपका अविनाश सर लिखवाते थे, हम क्या करें। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने क्या पढ़ा बताओ? इसके बाद हमने क्या पढ़ा? बोलो। मालिकाना हक के बाद प्लीज टेल मी कि भैया अब जब टैक्स पेमेंट होगा उसके बाद प्रेफरेंस को देंगे, और लास्ट में किधर? इक्विटी को देने के बाद थोड़ा उधर जा ताकि देख पाऊं मैं। हाँ, उसके बाद क्या बोला मैंने आपको कि भैया हम जब इक्विटी को पैसा देते हैं, हम चाहे जितना दे चाहे जितना ना दे, ना दे वाले को क्या बुलाते हैं? रिटेन अर्निंग, विच इज ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस। अरे अब आप लोग अकाउंट्स का बात मत करो, मेरा वाला बात करो। क्या बताइए? रिजर्व एंड सरप्लस। आप लोग उसको जनरल रिजर्व तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एक कैटेगरी के अंदर और डालते हो ना, बट अपने इतना माथा नहीं लगाएंगे। अपने सिर्फ बाकी ये CRR गया बाण में, वो पढ़ाने दो उसको। तो वो प्रपोज क्या क्या करता है तुम्हारे साथ? प्रपोज है क्या कुछ उसका? प्रपोज डिविडेंड? अरे नहीं, POPOS कुछ नहीं पढ़ाया है वो। पोरोप्स, ओ पोरोप्स पीपोस जो भी पढ़ाता है वो सेटा गाली गलौज हमसे नहीं होता सब। तो वो जो पर्टिकुलर तुमको कई और रिजर्व्स में नाम सिखाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम आता है कि नहीं उसमें भी एक? हाँ सर आता क्यों नहीं है। तो ये सब जो रिजर्व्स के अंदर कैटेगराइजेशन है, हम अभी उस पर माथा नहीं लगा रहे। हमें बस इतना बताइए किसका पैसा है? मालिक का, जिसको हम क्या बुलाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा, लाइक अपने
बीवी वर्चुअल डेट रिजर्व एंड सरप्लस, ह्यूज रिजर्व एंड सरप्लस, 10% 12% टैक्स में बच गए, सैलरी उठाते तो 30% टैक्स लगता है। स्मार्ट मूव, वेरी स्मार्ट मूव। और वो जेके शाह से सीखे हैं। जेके शाह ने 72 करोड़ का रखा हुआ था रिजर्व्स, और उसमें उन्होंने 10% टैक्स दिया। सैलरी उठा लेते तो 30% टैक्स लगता 72 करोड़ में। प्रॉपर असली बनिया लोग सोचने में आता है तो यहाँ आता है। तो सच में दे डिजर्व टू टीच। एटलीस्ट जेके शाह तो मस्ट, ही इज द मास्टर माइंड ऑफ सीए इंडस्ट्री, नहीं कॉमर्स इंडस्ट्री, मास्टर माइंड। यू डोंट नो अबाउट हिम टू मच, बट ही इज द बेस्ट पर्सनैलिटी एवर मेट इन कॉमर्स, एवर। पीडब्ल्यू कुछ नहीं है उनके आगे, वो छुपा रुस्तम आदमी है। तो उस पर्टिकुलर आदमी से काफी चीज सीखने मिलेगा आपको। पर चलो आप क्या सीखोगे, आप हमसे ही सीख लो, बहुत है, हम लोग सीखते हैं उनसे। अभी हम आपको अगर आगे बात कराए तो ये बात जो अभी हम पढ़ा रहे थे आपको, उसके बेसिस पे प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड हमने दो जगह से सोचा था, ओन फंड और बोरो फंड, जिसमें प्रेफरेंस को हमने डोगला बोल के छोड़ दिया कि कभी उसको हम ओनर में डाल देंगे, कभी उनको हम देखा जाएगा, चैप्टर वाइज देखा जाएगा। फिर हम चाहते थे जिससे भी हम कम कॉस्ट में प्रोक्योर कर सके उससे हम क्या पैसा वसूलने का कोशिश करेंगे। हमारे लिए कम कॉस्ट, हम कौन, कंपनी, तो सामने वाले के लिए डैश रिटर्न, कम रिटर्न। अगर हमको सस्ता पड़ रहा है मतलब वो क्या कमा रहा है, कम। हमको महंगा पड़ रहा है तो वो क्या कमा रहा है, ज्यादा। तो एज एन इन्वेस्टर रिटर्न एक्सपेक्टेशंस मैटर, कि उसको ज्यादा चाहिए हमसे कि कम। तो सर सबको तो ज्यादा ही चाहिए, किसको कम चाहिए? क्यों भाई, तुम लोग डरपोक बच्चे, तुम लोग को ज्यादा चाहिए हर चीज, रिस्क लेना है, बोलो एक साथ 10 कोर्स कर लोगे, सीए भी करेंगे, सीएफए भी करेंगे, सीएमए भी करेंगे, एक साथ देंगे एग्जाम। सर यहाँ बीकॉम नहीं हो रहा है, सोच रहे हैं बीकॉम का एग्जाम का क्या करे सीए के साथ, और आप बोल रहे हो 10 कोर्स करोगे। सर करते ना लोग, तो वही तो रिस्क लेते हैं और जीते हैं। बट वही अपने अजय देवगन नहीं है, अपने अगर 2 पाँव ऐसे गाड़ी में लगा के चलाना चाहेंगे तो अपने गजब गिरेंगे बीच से। तो अपने को गिरना नहीं है दोस्त, अपने एक गाड़ी नॉर्मली चला ले, गियर 1 2 3 4 5 करके तो बहुत है सर, गाड़ी एक बार में एक चला ले बहुत है। अब कोई मल्टी टैलेंटेड है तो है भाई, टोनी स्टार्क टाइप, वो बेटा अपना 10 चीज साथ साथ में कर रहा है। तो सर जिसके एपेटाइट है वो करे, जिसके नहीं है करे। अब ये बाबू, अब अविनाश सर है मान लो, और हम है, हम 2 रोटी खाता है, तो अविनाश सर भी 2 रोटी खाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्या बोला, क्या दांत में रह जाए पगला। कल जब मोमो खा रहा था ना, तो यही मोमो डायरीज का मोमो मंगवाया था फाउंडेशन वाला बच्चा लोग के लिए, 400 मोमो मंगाए थे, 400 पीस मोमो, ऐसे ही 400 पीस ये लोग मोमो मंगाया। गणेश टांकी वाला मोमो डायरीज से, तुम जो बताई थी वहां से हम मंगवाया था। तो वो मोमो डायरीज से 400 पीस मोमो मंगाया था। अविनाश सर पहले वहां खा के आए थे, जब टेस्ट किए पहले, तो टेस्ट करके बोले थे कि भैया मंगाना है कि नहीं देखेंगे, तो 25 पीस टेस्ट किए थे वो वहां, और यहाँ आने के बाद और 20 पीस खाए हैं। तो कुछ नहीं है रे, बोलता है इतना सा जगह भरा मेरा। बोला ये कहाँ जाएगा, ये सब तो इतना सा जगह लेगा। तो हम वही बोला, घर पे जब मोमो बनता है ना, उसके घर पे मोमो बनता है, मस्त बनाते हैं उसके घर वाले, वो लोग एकदम बढ़िया से टाइम लेके। तो उनकी मम्मी लोग को रात से चालू करना पड़ता है मोमो, कि कल दिन में लोग मोमो खाएगा, उसके लिए बेलना चालू, वो चालू। वो अकेला बंदा 150 मोमो खाता है घर पे, 150 मोमो। अरे हाँ, तुम आज ही पूछ लेना, वो तुमको एक बार ना बोलेगा, अंदर ही अंदर मेरे को गाली देगा, काहे बताया ये। अबे हम 35 खा लिए थे, तो मतलब ठीक है, वो 150 खा सकता है, और उसके घर में बाकी सब भी जिनावर है, तो वो लोग भी उतना खाते हैं। तो सर एकदम 700-800 मोमो बनता है। बोला कितने लोग के लिए बनाया? बोला 5 जन के लिए। तो वो ऐसे होता है ना, जीमन होता है, जीमन, तो कढ़ाई लगता है वो पूरा एकदम, 6 आदमी बैठे रहते हैं सिर्फ वो मोमो में डालने के लिए उसके घर। वो तो कोई उसका बना ही नहीं पाएगा उसको जितना चाहिए। वो गणेश जी है, जानते हो, गए थे मंत्री नहीं, कुबेर के घर पे खाना खाने, उसका घमंड तोड़ने, जितना राशन था सब खत्म कर दिया। बोला मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है माई बाप। बोला नहीं, भूख लगा है और खिलाओ, बस वैसा हालत है। तो बताओ हमारे कुबेर जी है कि नहीं? हम कुबेर है, वो क्या है? गणेश जी है। भोग मत लगाना कभी उसको, खत्म हो जाएगा, भोग में ही पूरा खा लेगा वो, हाँ बचेगा ही नहीं।
तो हायर द रिस्क हायर द क्या बताइए, एक्सपेक्टेड रिटर्न, यही बात था। जो रिस्क एपेटाइट ज्यादा ले सकता है वो ज्यादा करे भाई, हमको क्या है भैया, हम तो रिस्क से डरते हैं भैया, हम तो आराम से पैसा लगाएंगे और कम रिटर्न भी मिले चलेगा, कम से कम रिस्क तो क्या लिए बताइए, कम। तो देयर आर डिफरेंट इन्वेस्टर्स विच अ कंपनी गेट्स, इट्स नॉट अबाउट कि सर सबको ज्यादा कमाना है, किसी को ज्यादा नहीं कमाना है, सबको अपने रिस्क के हिसाब से कमाना है। अगर हमारा रिस्क एपेटाइट इतना है तो हम कोशिश करेंगे कि हमें रिस्क जितना ही रिटर्न मिले। अब तुम रिस्क लोगे 0 और तुम चाहोगे कि तुमको 5000% रिटर्न मिल जाए, होगा नहीं। तुम रिस्क लोगे 100%, 200%, 500% हारने का, तब तुम 10,000% कमाने का सोच सकते हो। मैं बहुत नॉमिनल बात किया, 10,000% कोई बड़ी बात नहीं है। कितना बोला, 10,000%, मतलब 100 टाइम्स ऑफ योर मनी। मतलब कहीं अगर 100 रुपया लगा रहे हैं या 200 रुपया लगा रहे हैं तो वो उसका 100 टाइम्स हो जाएगा। बेस्ट तरीका है, जुआ खेलो, इंग्लैंड इंडिया में भाव में पैसा लगाओ। देखे थे जन्नत पिक्चर, अगला बॉल 6 मारेगा, सहवाग आउट होगा, वो क्या था भैया, एक का क्या कर दे रहा है, डबल। और डबल छोड़िए सर, 10 गुना भाव, 10 पैसा 20 पैसा सुनते हैं हम लोग। ऐसा नहीं सुनते हो तो तुम लोग सुनना मत, एक सुनते हैं मारेंगे थप्पड़। तो ये क्या होता है सर, अभी घोड़ा घूमता होता ना, घोड़ा घूम जाएगा, देखना मैच घूम गया लास्ट मोमेंट में, क्या प्रोबेबिलिटी था जीतने से, कहां चला गया। तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड कैलकुलेशन हो रहा है। अब वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिस्क ले रहे, खुद तो बेटा इन्वॉल्व भी नहीं है, मतलब बैटिंग हम तो करने जा नहीं रहे, सामने वाला पे खेल रहे, और वो भी क्या कि भैया लाख रुपया लगा दिए, आने को क्या करोड़ों, करोड़ों मतलब 100 करोड़, 1 लाख रुपया लगा के क्या आ सकता है 1 सेकंड में, 100 करोड़, और जाने को 1 लाख। 1 लाख तो क्या रिस्क लोगे इतना, है तुम्हारे पास 1 लाख कर रहा है, दे तो लाख रुपया दे तो, नहीं है सर, है ही नहीं, औकात नहीं है सर, लाख रुपया डालने का भी औकात नहीं है। तो बोले 500 डाल के कुछ ऐसा स्कीम है क्या सर, वो भी हम बता देंगे। ये तो क्या है ना, एक बार का लत है, 500 भी खोएगा चुभेगा, वो एक बार कनेक्ट करेगा। ये लॉटरी का टिकट अभी एक जन का लगा, ट्रक ड्राइवर का 10 करोड़ का लॉटरी लगा है, इंटरव्यू आया है उसका, बैंकर सा पेपर में फोटो आया, 10 करोड़ का लॉटरी लगा है उसका, बोला रातों रात पैसा वाला हो गया। रिस्क ले लो, डेली लॉटरी का टिकट खरीदो। नहीं सर रिस्क नहीं लेंगे ये वाला, कारण वो पैसा जाएगा ही, हमको मालूम है, वेरी 1/100 मिलियन चांस है कि हम लॉटरी में टिकट जीते। तब वही बात हो गया, तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस, बट वही है, रिस्क है। तो आया लोगों के कई टैप कर पाए लोग, अब जो टैप कर पाएंगे वो रिस्क, जिसका गोदा है वो करने का करे, नहीं है नहीं करेंगे। तो सब चीज गोदे पे डिपेंड करता है, यानी हमारे इंग्लिश में बोले तो एपेटाइट, क्या बोले वर्ड बताइए, एपेटाइट। अपने जैसे फूड एपेटाइट का बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिस्क एपेटाइट। तो रिस्क एपेटाइट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, हमको मत गिनना अपने में, ठीक है। तो ये जो रिस्क एपेटाइट का बात किया, उस हिसाब से मैंने गोल्डन लाइन लिखा के छोड़ा। जैसे अविनाश सर आपको गोल्डन रूल्स, 8 पिलर ऑफ अकाउंट्स पढ़ाते होंगे वो आपको, है ना, ऐसे 8 पिलर बताया है वो, मारेंगे तुम लोग, फाउंडेशन पढ़ा नहीं है तब। 8 पिलर ऑफ अकाउंट बताया नहीं था तुम लोगों को, कैपिटल अलग पढ़ाता होगा, एसेट्स अलग, लाइबिलिटी अलग, 8 चीज के बेसिस पे बोला हम अकाउंट सिखाएंगे थे। अपना ही नया बनाता है बेटा, बोलता है कि हम 3 गोल्डन रूल नहीं पढ़ाएगा, मेरा 8 पिलर ऑफ अकाउंट्स पढ़ाएगा। मतलब पढ़ा, हाँ हम, अरे पागल भक्त है हम भी, उसका चिंता मत कर, हम उसका वो नहीं कर रहा, हम तो बोल रहे हैं मेरा भगवान, वो भी मेरा ही भगवान है। अरे हाँ हम तो जानते हैं, पागल है बुक्स जो बना हुआ है, भांड में गया हनीफ मुखर्जी, ये है असली हनीफ, हनीफ एंड मुखर्जी, तुम्हारे कॉलेज में ही पढ़ाता है, मॉर्निंग में पढ़ाते थे, मर गए वो तो। 11 12 सब उसी से पढ़ते थे हम लोग तो, WB बोर्ड वाले, हनीफ एंड मुखर्जी। बीकॉम में भी लोग जनरली रेफर करता था, तो हनीफ एंड मुखर्जी हमारे कॉलेज में ही पढ़ाते थे, अविनाश सर को पढ़ाए हुए। अभी सुनो, वो वहीं से सीखा है, आओ इधर सुनो मेरा बात। तो ये जो पर्टिकुलर बात, तो वो गोल्डन रूल वो भी नहीं बनाए हैं, गोल्डन रूल पहले से चलते आ रहे, देयर इज नो गोल्डन रूल, ऐसे कोई रूल है, नाम ऐसे ही गोल्डन लगा दिया लोग, तो ऐसे ही 8 पिलर ऑफ अकाउंट्स, वैसे ही हम, कोई नाम नहीं है, ऐसे ही बनाते चलो। तो कौन बोल के गया आई डोंट नो, बट ये पक्का है, बहुत पते का बात बोल के गया, हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड। चाहते हैं ज्यादा पैसा आए ना आए जरूरी नहीं, तो सर सभी ये करने लग जाएगा तो सबका पैसा डूबता भी है और कोई एक का बनता भी है। अपने बोलते हैं ना सर, हमने स्टार्टअप्स को, कितना स्टार्टअप है देखिए सर, क्या लगाया था आज कहां पहुंच गया। तुम सिर्फ सक्सेस स्टार्टअप जानते हो, वो जो 100 स्टार्टअप पीछे फेल हुआ उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। मतलब हर 100 में एक स्टार्टअप
रॉकेट साइंस पकड़ता है, रॉकेट ले लेता है, बाकी 99 पैसा डूब जाता है। ये जो स्टार्क टैंक में तुम जितने चेक साइन होते हुए देखते हो, मान लो अगर 100 जन गया है, 60 लोग का साइन वो लोग चेक साइन किया है, वहां पे तुमको दिखा है, वो 60 लोग जब बाहर आते हैं क्लॉज रहता है जो उस समय नहीं बोला जाता है, उस 60 में 80% लोग विड्रॉ कर लेते हैं, यानी 48 पीपल वापस से चेक को कैंसिल कर देते हैं। 12 लोग हाईएस्ट क्या करते हैं बताइए, एक्सेप्ट करते हैं। क्यों, क्या क्लॉज है मालूम आपको, कि प्रोप्राइटर को कुछ भी होगा सारा शार्क टैंक को चला जाएगा, शार्क्स को पैसा जाएगा, लीगल हेयर को भी नहीं। तो काहे करेंगे हम, नहीं करेंगे हम। तो ये सोचो बाहर की दिखावा क्या है और अंदर क्या है। तो रिस्क एपेटाइट वाला ही बात आ रहा है अल्टीमेटली। ऐसे थोड़ी 15 मिनट में पैसा कहाँ भी दे देंगे, ऐसे नहीं होता है, बकवास है सब। तो ये जो बात अभी मैंने किया, हायर द रिस्क हायर दी एक्सपेक्टेड रिटर्न, आज इस बारे में और चर्चा करेंगे। और कोई भी आदमी अगर रिस्क लेता है तो जरूरी नहीं है रिटर्न आए। तो आपने कल शब्द क्या बोला था याद है, हायर द रिस्क हायर दी रिटर्न। मैंने एक वर्ड इंसर्ट किया उसके बीच में, क्या, क्योंकि आपके हिसाब से तो ऐसा हुआ कि रिस्क लेते जाओ रिटर्न आते जाएगा, ऐसा नहीं है। रिस्क लेने से रिटर्न आने का बहुत चांस है, ज्यादा। अब चांस है इसका मतलब ये नहीं कि सर आएगा ही, अब उसके लिए आपको बहुत मेहनत भी करना होगा और पता नहीं, नसीब नसीब का खेला। तो बच्चा लोग, क्या ये दोनों बात ओके लग रहा है सबको? तो इस अकॉर्डिंगली मैं आज आपको नेक्स्ट पॉइंट सिखाने वाला हूं, और वो है पॉइंट नंबर 6, लिखेंगे कंपेरेटिव एनालिसिस of different sources of finance. Broadly there are two heads, borrowed and owned. borrowed में debt, owned में equity. अभी मैं प्रेफरेंस का बात नहीं कर रहा हूं, और अगर बनाना भी पड़े तो वो बीच में एक कॉलम बनेगा और उसके लिए हर चीज मॉडरेट 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 हो जाएगा. नॉट नेसेसरी टू राइट राइट नाउ, वी आर राइटिंग द टू एक्सट्रीम लेवल्स ओवर हियर. डन. क्या करने वाले हैं हम, इनका दिखा रहा हूं, बस ढूंढ के रखा हूं आज विजय माल्या वाला वीडियो, चिंता मत करो, तुम लोगों को देखना है, हम दिखाएंगे. आओ, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ, क्या बताइए, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. पर्टिकुलर्स में सबसे पहले लिखना रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टर. बताइए, रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टर, ज्यादा कि कम, और किस में ज्यादा किस में कम. मतलब ज्यादा कम तो तभी बोल पाएंगे ना जिससे कंपेयर कर रहे हैं. तो डेट का रिस्क इन्वेस्टर को कितना है एज कंपेयर टू इक्विटी, एंड वाइस वर्सा. टेल मी, डेट में ज्यादा रिस्क कि इक्विटी में ज्यादा रिस्क? पहले पता है, पहले क्या लगता था, डेट में ज्यादा रिस्क लगता था थोड़े दिन पहले तक, जब तक फाइनेंस समझते नहीं थे, 12th 11th में थे, कि उधारी में पैसा देंगे, कहीं डूब गया तो बाबू सबसे ज्यादा रिस्क किस में पता है, इक्विटी में. शेयर्स में पैसा लगाएंगे, कहीं डूब गया तो कोई भरपाई नहीं है. डेट का तो भरपाई है, केस लड़ लो, वो तुमको तुम्हारा ब्याज देगा ही देगा, प्रिंसिपल रिपेमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगला का मॉर्टगेज रखा हुआ प्रॉपर्टी ले लेंगे. तो हेंस इसमें क्या होता है बताइए, रिस्क कम, क्योंकि इसमें कई क्लॉजेस होते हैं जिसके बेसिस पे आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा. तो इस वजह से रिस्क किस में कम है इन्वेस्टर का बताइए. तो इधर लो लिखूं और इधर क्या लिखूं बताइए, हाई. डन. तो टाइप ऑफ इन्वेस्टर बताओ, बोरोड फंड्स में कौन इन्वेस्ट करता है, मतलब बोरोड वाले, तो कौन, हु आर व्हाट, रिस्क एवर्स. क्या बुलाते हैं उनको, रिस्क एवर्स. आप ऐसे कर सकते हैं, जो रिस्क से डरते हैं, रिस्क एवर्स, रिस्क से डरते हैं. बगल वाला वही नाम, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क लवर्स. सर ये आप अपना बनाए हैं क्या? ना 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 ना, ये फाइनेंशियल भाषा है, यानी ये फाइनेंशियल दुनिया में ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं. रिस्क लवर्स, नथिंग इज ब्यूटीफुल देन रिस्क. तो इस वजह से कई लोग को है कि प्यारी इस चीज से और कोई चीज से है ही नहीं, कि रिस्क लेते रहना है. बोलो पक्का एवरीबॉडी. तो ये हुआ टाइप ऑफ इन्वेस्टर. नेक्स्ट लिखना, देयरफॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न, नॉट रिटर्न. क्या वर्ड लिखे सुने,
जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान है। तो ये अनुमान बताइए क्या है हमारा पहले वाले केस में। वेरी गुड, यानी डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर ये लो तो ये भी लो, यानी रिस्क एंड रिटर्न गोज हैंड इन हैंड। रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न गोज हैंड इन हैंड। रिटर्न तो हो सकता है उल्टा जवाब भी दे दे कई बार, सही वाला रिटर्न। बोलो डन है सबको। तो वैसे ये डायरेक्ट रिलेशन क्या आएगा यहां बताइए, हाई। तभी तो वो रिस्क लवर्स है, क्योंकि वो सोच रहे हैं शायद ज्यादा आए। देखते ना, खेल के देखा जाएगा जो होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। सामने वाले का रिटर्न इज कॉस्ट टू कंपनी which is called cost of capital procurement। करेक्ट, हमें तो कैपिटल को क्या करना है, प्रोक्योर। कंपनी तो अपने बैलेंस शीट में इसको कहां लिखने वाला है बताइए, कैपिटल में। सर कैपिटल कैसे, लाइबिलिटी भी तो है लॉन्ग। तो वही तो कैपिटल, मतलब कैपिटल इंप्लॉयड। तुम कैपिटल अब ऐसा सोचते हो, अभी पता है क्या वो अकाउंट्स वाला, आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल इंप्लॉयड। अच्छा अकाउंट्स में भी कैपिटल इंप्लॉयड में एलटीबी लिए थे क्या, एलटीबी सुने क्या बोला, लॉन्ग टर्म। अविनाश सर बोलते हैं कैपिटल इंप्लॉयड में ओन फंड्स और बोरोड फंड्स दोनों आता है। कैपिटल इंप्लॉयड धंधे में कितने पैसे लगाए हुए हैं, चाहे वो अपने हो या बाहर के। तो मैं कैपिटल मतलब वो जो अपने एसेट्स लाइबिलिटी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, कैपिटल इंप्लॉयड के हिसाब से। बताओ कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए कॉस्ट क्या पड़ेगा कंपनी को, किस में ज्यादा किस में कम, किस में ज्यादा किस में कम। नहीं, डिपेंड नहीं करता है, एकदम डायरेक्ट लिंक्ड है। ऑफ कोर्स अब ये दोनों भी डायरेक्ट लिंक्ड है। अगर इनको कम चाहिए तो मतलब ये सस्ते में मिल रहा है ये वाला चीज। आज कोई 100 रुपए का डिबेंचर इशू करे वर्सेस 100 रुपए का शेयर्स, उसको कौन सा कम भाव में मिल जाएगा, डिबेंचर्स मिल जाएगा। अगर कोई कंपनी को फर्दर फंड्स रेस करने हैं तो कौन सा सस्ता पड़ सकता है, डिबेंचर। तो तुम यही तो बोलना चाह रहे थे कल तक। तब सर कोई भी आदमी क्यों इक्विटी इशू करता है, सीधा ही क्या करना चाहिए, डेट ही लेते रहना चाहिए। अबे देने वाला भी तो होना चाहिए, अवेबिलिटी का है, मना कर दे रहे हैं, हाथ खड़ा कर दे रहे हैं डेट वाले, नहीं देंगे। और डेट हो गया तुम्हारा, वो डेट इक्विटी एक रेशियो के बाहर जा चुका है। अब हमको डर लग रहा है लेगा तो, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डर रहा है बेटा और डेट लेगा तो हम भाग जाते हैं यहाँ से। तो और उनका नहीं तो फिर एक्सपेक्टेशन और बढ़ेगा। अगर क्या करोगे आप, क्योंकि इक्विटी के लिए तो डर है ना, क्यों, उनसे ऊपर दिख रहा है उनको, इसको पेमेंट कर रहा है लोग, इंटरेस्ट को किए जा रहा है किए जा रहा है। फिर निर्मला जी आ गई, फिर प्रेफरेंस वाला आया, बेटा मेरे हाथ में क्या बचेगा अगर इन्हीं को देता रहेगा तो पक्का बात है अगर डेट और एम्प्लॉय कर रहा है और हम उस कंपनी का होल्डर है तो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर मनी फ्रॉम हिम, बिकॉज इफ ही इज अर्निंग फ्रॉम डेट मनी ROI मस्ट बी मोर देन व्हाट, बताओ डेट का मनी। तो हो सकता है हम उसके पैसे से भी क्या कमा रहे हैं बताइए, पैसा कमा रहे हैं। ऐसे कैसे सर होता है वो दिखाऊंगा, टाइम लगेगा, धीरे धीरे होले होले, अभी बेसिक्स चल रहा है। बट दिस इज अ मैजिक, जो मैंने बोला कंपाउंडिंग, जो लोग समझते हैं, लोग क्यों उधार में काम करते हैं पैसा होने के बाद भी, वो समझना बहुत जरूरी है। बोलो डन है सबको बात। तो वो जो ऊपर दिख रहा है ना पेमेंट किए जा रहा है, तो इक्विटी का तो रिस्क और बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे कौन लोन ले रहा है कंपनी, हमको डर बेसी बढ़ रहा है। डर लगेगा तो क्या चाहेंगे, ज्यादा चाहेंगे, आए ना आए पता नहीं। तुम ये मत बोलना तब तो सर कम हो रहा है, अरे चाह रहे हैं बढ़ेगा तो पक्की बात है उसका वो ऊपर वाला जो ऑपरेटिंग इनकम भी है वो क्या कोशिश कर रहा है उससे बहुत ज्यादा बढ़ाने का। हमसे पैसा मांगता तो हमारा एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, डेट से मांगा तो उनका एक्सपेक्टेशन कम है, और उससे अगर ज्यादा ROI ले आया तो क्या उससे जो नेट पैसा बचेगा मेरे जेब में जाएगा कि नहीं, लास्ट में भले ही अभी नहीं रिजर्व्स में जाए, वापस मेरे ही तो आना है। जिस दिन कंपनी का माल बेचेंगे शेयर प्राइस बढ़ा हुआ रहेगा, हमको तो इनडायरेक्टली मिल गया। बोलो हाँ या ना। तुम जब शेयर्स खरीदते हो और बेचते हो, मान लो बेच दिए, तो तुम किससे हक खो दिए, इक्विटी के, कंपनी से हक खो दिए। किस किस का हक खो दिए, रिटेन अर्निंग्स भी और फेस वैल्यू भी, है कि नहीं। वो जो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हो और फिर नीचे क्या लिखते हो, रिजर्व एंड सरप्लस। आज तुम अगर उसके एक शेयर के हकदार हो तो उसका फेस वैल्यू और वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम और जो रिजर्व का भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट है तुम्हारा है क्या। बट तुम वही शेयर ट्रांसफर कर दिए एक्स आदमी को, तो अब उसका हक हो गया किस में, उस एक्स के पास, और वो भी किस चीज का, वही चीज का। तो तुम उस पूरे के बदले क्या कर रहे हो बताओ, आज उसका मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस रिप्रेजेंट्स व्हाट, ओनली शेयर प्राइस ऑफ वो पेड अप शेयर कैपिटल की रिजर्व्स भी,
रिजर्व्स भी, ध्यान रखना दोनों मिला के है, क्योंकि उसका ही तो हक तुम किसको ट्रांसफर कर दे रहे हो दूसरे, तो उसके बदले तुम आज उससे क्या ले रहे हो, मार्केट का भाव, कि भैया ये शेयर का दाम इतना चल रहा है हमको दे दे और तुम मालिक बन जा। तो बोला मालिक किस चीज का, बोला ये पेड अप शेयर कैपिटल का भी और ये रिजर्व्स का भी, तुम मालिक बन जाओगे, जो भी प्रोपोर्शनेट है वही ईपीएस निकालने के बाद। इसलिए देखिए हम ट्रांसफर यानी रिटेन अर्निंग्स बाय नंबर ऑफ शेयर या डिविडेंड बाय नंबर ऑफ शेयर नहीं किया, क्या किया था देखे थे, ईपीएस बाय नंबर ऑफ, मतलब वही हाफ एज डिवाइड बाय, तो वो ईपीएस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का हक, किसका, डिविडेंड का भी और रिटेन अर्निंग्स का भी, मतलब आगे से तुम इसके डिविडेंड के भी हकदार हो और रिटेन अर्निंग्स के भी हकदार हो, हम नहीं है तुम, और अभी तक का भी जो पड़ा है वो भी तुम्हारा, हमको नहीं चाहिए, हमको दे दिया तुम पैसा, अब हम एग्जिट ले लिए। बोलो डन हो रहा है सबको बात। तो ये आया हमारा कॉस्ट टू कंपनी वाला बात, बताइए किसमें कम किसमें ज्यादा। ऑफ कोर्स डायरेक्ट रिलेशन, अगेन डायरेक्ट रिलेशन, बताओ क्या, इट विल बी अ बिट लोअर एंड इट विल बी हायर, ऑफ कोर्स। तो जनरली आप क्या देखोगे पता है, डेट का रेट और इक्विटी के रेट में डेट का रेट क्या दिखेगा आपको कम, आप आज ही गूगल कर लेना, कोई भी, मतलब है ना कि एक रिलायंस कंपनी का क्या बॉन्ड्स कितने में मिल रहा है या डिबेंचर्स कितने में मिल रहा है वर्सेस शेयर का दाम का रेट क्या है, यानी कि क्या एक्सपेक्टेशंस है, कॉस्ट पड़ता है उनको, तुमको दिख जाएगा, देयर इज अ ह्यूज गैप। और सबसे सस्ता हर एक जगह क्या होगा बताइए, डेट। ऑफ कोर्स एक सिंपल कंसेप्ट है, क्योंकि डेट होल्डर्स का क्या है, रिस्क बहुत कम, तो वो सामने वाले से एक्सपेक्ट भी क्या कर रहे हैं, कम, तो सामने वाले के लिए कॉस्ट भी क्या है, कम। तो ये रेसिप्रोकल वे से आया, हाँ, देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन। वरना अगर तुम कंपनी के व्यू पॉइंट से सोचते ना, तुम गड़बड़ कर बैठते। बताओ क्या, तुम क्या बोलते पता है, डेट में सबसे ज्यादा रिस्क है सर, तो पक्का उसमें कॉस्ट ज्यादा लगता होगा। उल्टा है, कंपनी को रिस्क तो है बट इसीलिए कॉस्ट भी क्या है, कम। कंपनी के लिए हायर रिस्क तो कॉस्ट क्या होगा, कम। समझ रहे हो, उसके लिए क्या हो गया, कॉस्ट कम, सामने वाले के लिए हायर रिस्क तो रिटर्न भी ज्यादा। तो अगर हम कंपनी के व्यू पॉइंट से सोचवाता ना, आप प्राइमा फेसी गलत मुंह से बोलते कि डेट का क्या लगेगा बताओ, कॉस्ट ज्यादा। मन में आ रहा होगा कहीं ना कहीं, अगर मैं ये नहीं बताता तो कि हाँ सर हम भी शायद जबान फिसला के बात बोल देते, बट जैसी मैंने रिटर्न साइड से बात को लाया, इन्वेस्टर व्यू पॉइंट से बात को लाया, आपका दिमाग सही पकड़ा। बोला हाँ, अगर उसको कम चाहिए तो देना किसको होगा, कम, हमको। हमको क्या करना है, उसको चाहिए ही कम। बोलो बात समझ में आ रहा है सबको, पक्का एवरीबॉडी। तो आप जनरली देखेंगे कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नामकरण ओके है, क्या बोला, कॉस्ट ऑफ डेट, और इसको क्या बोला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यही नाम होते हैं। तो बताओ ब्रैकेट में कॉस्ट टू कंपनी में पहले वाले को क्या बुला सकते हैं बताइए, कॉस्ट ऑफ डेट, और अगले वाले को क्या बुला सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हम्म नहीं, तुम करते हो अपना ना, तुम क्यों खरीदते हो, तो बोला सबका अपना अपना क्या है, रिस्क कैपिटल एक्सपेक्टेशन। तुम्हारे लिए हो सकता है रिलायंस का जो आज का भाव है तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे रिटर्न के हिसाब से बढ़ा हुआ है, जो मार्केट प्राइस चल रहा है वर्सेस तुम्हारा जो आया वैल्यू, बट हो सकता है मेरे हिसाब से अभी भी कम है, नहीं लेंगे हम, तुम बोल रहे हो हमको लेना है, ले लो, सबका एपेटाइट, वही बात किया। अच्छा, आपको बचपन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़े थे आप, एक पता है आप लोग लीजिंग वर्सेस वो, कोई भी धंधा करते हो तो कोई क्या सोचता है, सपोज तुमको एक बिजनेस करना है, मैं बोल रहा हूं चाहो तो ये जगह नवीन क्लासेस खरीद सकता था वर्सेस रेंट पे ले सकता था, कैसे डिसीजन लेते होंगे कोई भी आदमी, क्या करना है, क्या करेंगे, रेंट इज ओवर अ पीरियड पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज अ वन शॉट पेमेंट। बताओ कैसे तब फिर कंपेयर करें, लीज पेमेंट अविनाश सर सिखाए होंगे भी, उसका क्या निकालते हैं, बोलो अगर टानो कैश फ्लोस को क्या करो, टानो टानो कैश फ्लोस को, ठीक है ना, तब जो वो आएगा कब, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में, 0th पॉइंट ऑफ टाइम में, फिर कंपेयर करो किससे टानते थे, डिस्काउंटिंग फैक्टर एड कोई रेट पे होता है ना, वो रेट कैसे आता है, रेट कैसे आता है, आईआरआर मत बोलो, वो तो निकल, तुम तो रेट निकालना सीख रहे हो, मैं बोल रहा हूं नहीं, रेट दे दिया तो रेट कहां से आता है, वो रेट जो तुमको दे देता है कि 14%, 15, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब क्या, अगर हम आज पेमेंट ना करके कब करें पेमेंट, टाइम में, तो पक्की बात है हम इससे कुछ कमाने का सोच रहे हैं, रेदर देन क्या बताओ आज ही आउटफ्लो कर देना। अगर ये हम आज आउटफ्लो ना करके कहीं और लगाते तो हम सोच रहे हैं हम इससे कितना कमा सकते थे, 14%।
तो हम वही चीज के हिसाब से इसका भी क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि अगर वो 14% से भी कम पड़ रहा है मेरे को खर्चा, फिर तब तो भाई हमको क्या करना चाहिए बताओ, रेंट। दूसरा तरीका, आज अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होता तो हम इसको खरीदने का सोच रहे हैं, कैसे ले? नहीं, और भी तो तरीका है, सिर्फ रेंट ही है। डेट कॉस्ट शीट याद करो, डीम्ड रेंट बोल के बोला था कुछ, नकाब पहनता है इंटरेस्ट एक, क्या है इंटरेस्ट एक, डीम्ड रेंट। इसलिए तो न्यू कॉस्ट शीट क्या बोलता है आपको कि इंटरेस्ट कॉस्ट को भी ऑपरेटिंग कॉस्ट मानो। तो सर आप तो फाइनेंसिंग मान रहे हैं, तो इंटरनल मैटर्स है यार, कुछ भी करो हमको क्या है। बट नया आधुनिक दुनिया बोलता है इंटरेस्ट कॉस्ट इज अ डीम्ड रेंट। क्यों सर, क्यों सर? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट दे रहे हो ना आप, ये नकाब पहन के रखा है किसका, रेंट का, और कुछ नहीं है। आपको बेवकूफ बना रहा है, अंदर देखे तो रेंट ही है। क्यों? आपका औकात नहीं था लेने का, आपने क्या किया, लोन, लोन पे दे के क्या दे रहे हो अब, इंटरेस्ट और ओनरशिप ले लिए। बट है तो क्या ये इंटरेस्ट एक तरीके से रेंट ही, क्योंकि आप इसको ऑपरेटिंग काम करने के लिए ले रहे हो, बट आप इसको दिखा का रहे हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो गड़बड़ हो रहा है कि नहीं? तो तुम बोलेगा क्या दिक्कत क्या? अबे दिक्कत क्या, हमको अपना क्या करना है, प्राइसिंग कॉस्टिंग में क्या करना है, तो हमको तो वो इंटरेस्ट भी वसूलना है तुमसे, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या है मेरे लिए, रेंट है। तो हम निकालेंगे, मेरा इच्छा, मेरा प्राइसिंग हम वैसे करेंगे बुक्स में, और वो भी किसके बुक्स में, मेरे खाते में, जो हमको तुमको दिखाना नहीं। तो इंटरनल रिकॉर्ड है, और हम प्राइस वैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर हम ये इंटरेस्ट नहीं देते तो हम क्या दे रहे होते, रेंट, जिसको हम क्या दिखा रहे होते, एक फाइनेंशियल कॉस्ट की ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो हम इस फाइनेंस कॉस्ट को भी क्या दिखाएंगे बताइए, एक। इसलिए नया कॉस्ट शीट में लास्ट में जाके आपने पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज वो लोग कहां लेना चालू किया, COS में, न्यू कॉस्ट शीट। इसका कंसेप्ट है, क्यों नकाब पहन के रखा है रेंट का, और कुछ नहीं। बोलो बात समझ में आता है हम क्या बताना चाह रहे हैं? आगे बढ़ते हैं वापस से। तो ये जो इंटरेस्ट का आपने बहुत किया, ये जो लोन ले लिया हमने और खरीद लिया, तो इस लोन लेने का तो कॉस्ट है कुछ। मान लो 8% पे लोन लिया, तो क्या कोशिश करेंगे, वो लीज रेंटल को भी किससे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, 8% पे। कि अगर 8% के हिसाब से भी प्रेजेंट वैल्यू निकाले, और वो लीज रेंटल का प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन में क्या है, कम, किससे, डेट वाले अमाउंट से, तो क्या करना चाहिए, लीज पे ले लेना चाहिए। बट अगर वो सस्ता पड़ रहा है क्या आज खरीद के काम करना, तो क्या करना चाहिए, खरीद। करते थे कि नहीं डिसीजन मेकिंग टूल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर फाउंडेशन में, भूल जाओ एक बार वो। कैपिटल बजटिंग वर्ड भी सुने हुए आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में। कितने लोग यहाँ फाउंडेशन दे के आए हैं, और कितने लोग यहाँ डायरेक्ट एंट्री रूट से आए हैं, डायरेक्ट एंट्री रूट, 1 2 3 4 5 जन डायरेक्ट एंट्री रूट, बाकी लोग सब फाउंडेशन से आए हैं। तो आप लोग फाउंडेशन अभी रिसेंट वाला फाउंडेशन दिए, जो भी 3-4 साल के अंदर अंदर, है ना सर, इतना मत गया गुजरा समझिए, हाँ वही 3-4 साल के अंदर अंदर, जो भी 3-4 साल के अंदर अंदर अगर आपने फाउंडेशन दिया है, तो आपके जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी, उधर टॉपिक्स थे छोटे छोटे। कैपिटल बजटिंग वाज अ टॉपिक, आज ही बुक जाके एक बार देखना, या इंस्टीट्यूट का पोर्टल। और आज क्या है, एक चैप्टर लास्ट में जाके देखें, कैपिटल बजटिंग चैप्टर है अपना FM में, लास्ट चैप्टर। तो वो जो कैपिटल बजटिंग आज एक चैप्टर बनेगा, जबकि वहां एक टॉपिक था नुन्नू सा एकदम, इतना सा। अब हम किसका बात किए पता नहीं, इतना सा लुल्लू सा, पहले कुछ और बोल दिया था क्या, लुल्लू सा तो चैप्टर था, इतना सा टॉपिक था, एक सम्स था, एक सम्स उसके ऊपर, और वो तुमने बनाया था। बट मैं आपको यही बताना चाह रहा था, यही डिसीजन मेकिंग आज हम बिजनेस प्रोजेक्ट्स में लेंगे। तो अभी जो मैंने बात किया, कॉस्ट का बात किया, तो आप बोलते हो ना बाबू क्या पूछा हमसे कि किस पे कैसे पता चलेगा किसके लिए क्या है, सबका अपना अपना क्या है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका। उसको क्या बुलाते थे पता है, इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बुलाते हैं बताइए, मतलब इसका दाम क्या होना चाहिए, हिंदी में बोले तो द प्राइस शुड बी। क्या बोले बताइए, द प्राइस। सर हिंदी का हुआ है तो इंग्लिश हुआ, तुम्हारे लिए यही हिंदी है, तुमको इंट्रिंसिक वैल्यू इंग्लिश नहीं समझ में आया। बट जैसे ही मैंने इसका इंग्लिश का एक अच्छा अनुवाद निकाला, क्या बताइए, द प्राइस शुड बी, तो तुम समझ गए, हाँ यानी क्या, कितना दाम होना चाहिए। वर्सेस मार्केट में गए, सौदा देखे कितना चल रहा है, इतना दाम चल रहा है, तो सस्ता पड़ रहा है कि महंगा, खरीदना है कि बेचना है, डिसीजन लेते हैं लोग। सबका अपना अपना IV आएगा, IV मतलब वापस से इंट्रिंसिक वैल्यू, प्राइस शुड बी, सबका अपना अपना, क्योंकि सबका अपना अपना क्या, एक्सपेक्टेशंस। चलिए, तो इसको मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखने का कोशिश किया, पता है क्या, लिखो KD, K स्टैंड्स फॉर कॉस्ट एंड D स्टैंड्स फॉर डेट। तो KD सबस्क्रिप्ट में लिखा, देखा आपने D को,
तो ट्राई लीजिए, आप राइट हो जाओगे। ब्रह्मा आपको ब्रह्मा पावर दिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का शॉर्ट फॉर्म ट्राई कीजिए। क्या बोल रहे हो, सही में राइट बोल दिए तुम लोग तो। पहले से आता था, पैसा ले जाओ वापस, क्यों फीस दिए, तुम लोग को तो आता है सब। सर कोई है स्कीम्स काम है वापस लेने का? बोलो केडी, और एक तरफ क्या लिखे हैं बताइए, के ई। बोलो एवरीबॉडी ओके, केडी के ई। केडी क्या है और के ई क्या है? ऑफ कोर्स वी नो जनरली, क्या ये लिख दूं साइन मैथमेटिकली, केडी इज लेस देन के ई जनरली। क्यों? कंपनी को डेट का कॉस्ट कम पड़ता है एज कंपेयर टू इक्विटी, या बोलो इक्विटी का कॉस्ट ज्यादा पड़ता है एज कंपेयर टू डेट। तो तुम यही बोलोगे ना सर क्यों डेट ही डेट लेते रहते हैं ना, क्या दरकार है इक्विटी से पैसा लेने का? हाथ खड़ा कर देंगे और नहीं है तब भैया मालिक जो देना है दीजिए, जितने में देना है दीजिए, लेना तो पड़ेगा। वही बात हो गया ना, बुरे वक्त में क्या कर सकते हैं, अब जो मिल रहा है जितने में मिल रहा है भाई लेके नक्की कर, जरूरत है हमारा। बोलो डन है सबको बात? तो ये आया हमारा कॉस्ट और रिटर्न का मिलन, क्या ओके है? और यहां से क्या चालू होने वाला है बताइए, फर्स्ट चैप्टर। बट उसके लिए कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिक सम्स जो मेरे को आपको पहले कराने हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाए थे क्या आप कल? दो तरीके से बनाए थे। क्या तरीका था पहला? एक आपने थोड़ा बहुत अकाउंटिंग मिक्स किया था, उसमें क्या किया था, सेल्स माइनस सीओजीएस, सीओएस नहीं, क्या बोला सुने, एज पर अकाउंट्स। एज पर अकाउंट्स क्यों बोला था पता है? डेप्रीसिएशन मत लेना। एज पर कॉस्ट में क्या आ जाता है पता है? डेप्रीसिएशन भी सीओजीएस में लेते थे, बस ये डिफरेंस है। फिर जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस लाइक डेप्रीसिएशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, माइनस करते क्या आता है, ईबीआईटी। क्या मतलब होता है? आप उस पन्ने में जा सकते हैं और एटलीस्ट हाथ रख के बाई चांस देखना भी पड़े, देखिए कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ी याद हो जाएगा यार, याद है, होशियारी मत मारो, पन्ने में जाओ और देखो, ठीक है ना। हमको वो सब काम नहीं करवाना है, 4 बार बोलो और यहाँ आके बोल लो, वो सब काम नहीं है। अभी तुम सोचो क्यों हुआ, बताओ। सबसे ऊपर क्या आया, सेल्स। क्यों माइनस होता है इससे? सबसे पहले धंधे का कॉस्ट है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग नेचर ही है, बट ये भी ग्रॉस मार्जिन है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग नेचर का। फिर क्या आता है, डेप्रीसिएशन, और जो कि अपने पीएल में लिखते थे, बट यहां पे वो भी क्या है, एक ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो एक नया प्रॉफिट आया, क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो आज तक कॉस्ट में निकालते थे, जिसको अपने प्रॉफिट ही नाम देते थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से क्या माइनस किया, फाइनेंशियल चार्जेस और अदर चार्जेस, जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम एडजस्ट करेंगे। वन ऑफ द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटरेस्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल चार्ज। ये माइनस होने के बाद क्या आता है, ईट, 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 ईबीटी। क्या बच गया मोदी जी, क्या लेंगे बताइए, टैक्स। तो माइनस क्या करेंगे, टैक्स, क्या आएगा, ईट। इससे पहले, टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट को हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोलते हैं, और टैक्स के बाद वाले प्रॉफिट को हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं बताइए, जो आप लोग बचपन है ना पीएल एप्रो, एप्रो बोलते थे ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये वही चल रहा है सिंपली। बताओ माइनस क्या करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी। फिर क्या आता है, आफेश। तुम्हारा नाम नहीं है आफेश, तुम्हारा नाम है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। जिस दिन प्यार हो जाए तब बुलाना आफेश, हमको क्या है, अभी तक तो तुम लोग जानता ही नहीं है क्या होता है। तो आफेश के बाद क्या आता है बताइए, माइनस इफ एनी इक्विटी डिविडेंड इज टू बी गिवन और प्रपोज वॉट एवर सो। तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको हम बुलाते हैं रिटेन्ड। सेम फॉर्मेट यहाँ है, बस ईबीआईटी तक का फॉर्मूला निकालने का तरीका चेंज, एज पर बिहेवियर वाइज कॉस्ट। तो पहला वाला क्या था पता है, एलिमेंट वाइज कॉस्ट, सीओजीएस है ना, एलिमेंट वाइज कॉस्ट। और ये क्या आ गया, बिहेवियर वाइज कॉस्ट। बेसिक्स देखा कॉस्ट का, अभी तक नहीं देखा? ठीक है ठीक है, बट लेना किसके सोच लिया गया। आइए दूंगा, हिंट देते रहूंगा बीच बीच में। आइए तो बताइए, सबसे पहले क्या माइनस कर रहा है सर, वेरिएबल कॉस्ट। उससे क्या आता है हमारा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या आता है, वो ईबीआईटी। फिर द स्टोरी रिमेन्स सेम, जैसे अपने पहले देखे थे। इन सारी बातों पे गौर फरमाना, और उस हिसाब से मैं एक सम्स दूंगा, आपको करके कंप्लीट करना है। रेडी है सब? लिखो आज एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, नहीं 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 भाई, इन शॉर्ट हम सब सिखाएगा तेरे को। इन शॉर्ट्स में जो आता है वो मत देखा कर, मेरे से पूछा कर। ये जर्नी अपना ना कुछ
65 to 60 to 65 क्लासेस का एफएम का। पेशेंस रखेगा ना तो 65 तक जाते जाते तुम पूछेगा नहीं, तुम बताने लगेगा। बस पेशेंस चाहिए, ठीक है। पेशेंटली सुन, अभी तो शुरुआत हुआ है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा होगा। पूछ लेना इससे एक बार, हाँ? ये तेरे को बताएगा कैसे पेशेंट रखना। अरे सीख गया पेशेंस, अभी शांत बैठा है 3 क्लास से, बहुत अच्छा लग रहा है। वरना कॉस्ट में ऐसे अभी थोड़ा समझ गया, अब समझ गया कि नहीं, हमको इसका आदमी का पहले बात सुन ही लेना चाहिए फिर बोलना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस देखना, सब सीखेगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1 आइए लिखते। अ कंपनी इज हैविंग फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। पैरासीटामॉल, नहीं सॉरी, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स बगल में रुपीज इन लैक्स। रेडी? लिखना इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में ₹10 ईच। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस 50। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आगे लिखिएगा 11%। क्या ऐसा ही दिखते थे आप? 11% ना सर, और आगे और भी लगा देते, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। हमको नहीं, हमको सिर्फ 11%। एक बार क्या चाहिए आपको बताना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दिए हो नहीं दिए उससे मतलब नहीं है, क्यूमुलेटिव है नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है। हम अभी इंटरनल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, सच में पे करते हैं कि नहीं उससे लेना देना नहीं है। याद करो, डाइल्यूटेड ईपीएस और ईपीएस निकालते वक्त ये सब बात अविनाश सर बताए होंगे। दे ना दे, हमें तो दिमाग में ये रखना है ना, पहले बेटा वो ले जाएगा, तब नए तरीके से वापस निकालते थे कि नहीं अविनाश सर के साथ में। कौन सा डाइल्यूटेड ईपीएस, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है वो, वही असली मजा वही है पढ़ाई का। और वही फाइनेंशियल बात है कि भैया वो सब लोग देख रहे हैं ईपीएस, जो होशियार है वो क्या निकाल रहा है बताए, डाइल्यूटेड ईपीएस, और समझ रहा है कि इस ईपीएस में भी कितना और डाइल्यूट होना है मेरा पैसा। डाइल्यूटेड नाम आया है वहां से। आइए, प्रेफरेंस शेयर ब्रैकेट में ₹100 ईच, लिखो 20। नेक्स्ट 9% डेट ब्रैकेट में ₹100 ईच, 40। डन, टोटल कीजिए 210। दिस इज फॉर द ईयर एंडेड 31st March 24। year ended 31st March 24। next, during the year company did sales of ₹10 crores, ₹10 crores। पीवी रेशियो हा ब्रैकेट में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सर नहीं आता ये शब्द, कॉस्ट नहीं पढ़े, ब्रैकेट में कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। बस इतना काफी है जिनको नहीं भी आता कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। बाकी लोग अगर लिख रहे हैं तो खाल उखेड़ देंगे तुम लोग का। तुम लोग को तो पीवी रेशियो लिख के छोड़ देना चाहिए, आता है तुम लोग को, तो फिर खुद ही बोलते हो नहीं लिखते हैं हम लोग। लिख लिए कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, ठीक, लिखिए 60%, ठीक है। नेक्स्ट लिखना फिक्स्ड कॉस्ट ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स नहीं भी बोलेगा तो मतलब डीम्ड है ये, हाँ, इफ नॉट तो डीम्ड है। डीम्ड मतलब समझते हो, सिर्फ मैं फिक्स कॉस्ट बोलूं तो भी क्या मानना, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब हमेशा फिक्स कॉस्ट कौन से नेचर का मानना, ऑपरेटिंग।
मत मानना कि उसमें इंटरेस्ट भी है कि नहीं। क्या डन है सबको? फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू, लिखो 1 करोड़। फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1 करोड़। लिख लिया सबने? आगे लिखना, टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर द कंपनी इज 30%। कैलकुलेट ईपीएस। मोर देन इनफ है इतना डेटा सम्स करने के लिए। पूछना है कुछ पीवी रेशियो को लेके भैया? नाम बताना तेरा। राज कुछ जानना कि सर ये नहीं समझ में आया, ये वाला बात जानना है? तो पहले तू सेल्स तो लिख लिया, माइनस क्या करते? नहीं, दो पैटर्न था। क्या लगता है यहां कौन सा पैटर्न यूज होगा? अगर सीओजीएस कर लेगा तो आगे तुमको दो चीज चाहिए, डेप्रिसिएशन और सेलिंग ओवरहेड। यहां कैसा डेटा दिया हुआ है पढ़ के देख, तेरे को समझ में आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, तो कौन सा वाला फॉर्मेट लगेगा? बगल वाला। पहले ये दिमाग चलना चालू हुआ। अब बता माइनस क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या आता है बता? कंट्रीब्यूशन। इतना लिख पहले कॉपी में जो तेरे को समझ में आया। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डैश देके कंट्रीब्यूशन लिख ले। क्या ही फर्क पड़ता है? मैंने अभी तुमको बोला, मैंने एक वर्ड बोला, क्या ही फर्क पड़ता है? क्या होता है क्यूमुलेटिव होने से? और नॉन क्यूमुलेटिव होता है तो लॉस आ रहा है तुम्हारा, लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है तुम्हारा। बस तब बस ठीक है, हो गया, बात खत्म। तो क्यों पूछा हमसे, वही मैं जानना चाह रहा था। बहुत प्रॉफिट आ रहा है, हम तो बहुत ज्यादा रखा है तुम लोग के लिए, तुम लोग के लिए सुहाना सफर रखा है। अच्छा सेल्स लिखा? क्या लिखा सेल्स? अच्छा नहीं, उससे पूछ रहा सेल्स क्या लिखा? 10 करोड़ को ना बेटर है लैक्स में लिख, कारण बाकी सारे चीज मैंने कैसे दिया है पता है? लैक्स में। एक तरीका। दूसरा तरीका करोड़ों में लिखेगा और उसके बाद नीचे लैक्स में लिखेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। या तो सारा जीरो लिख, 10 करोड़ में कितने जीरो आते हैं? 8, वैसे कर। या फिर कोशिश कर कि सबको एक ही मात्रा में लिखे। अगर लैक्स में लेना है तो सब लैक्स। सर आप क्यों बोले लैक्स? क्योंकि ऊपर कुछ डेटा लैक्स में था, नीचे कुछ डेटा करोड़ में। बेटर है एक फॉर्मेट में जाना या पूरा ही लिखना? बताओ फॉर्मेट क्या फॉलो कर लेना चाहिए हमें? 10 करोड़ इस कितना लाख? तुम सोचो, 1000 लाख। कितना हो जाएगा बताइए? 1000 लाख। 1000 लाख ओके। सेल्स माइनस क्या करते हैं हम इससे? वेरिएबल कॉस्ट। नहीं पता सर, बट उसके बाद कंट्रीब्यूशन के लिए आपने कुछ दिया हमें, पीवी रेशियो। क्या मतलब होता है पीवी रेशियो का? मैंने ब्रैकेट में लिखा है, कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंट ऑफ सेल। कितना परसेंट दिया? 60%। क्या मतलब हुआ? अब तेरे को क्या लगता है 60% किसका? बस आ गया तेरा दिमाग में, बोला ना लिखेगा आ जाएगा। तो मतलब ये क्या हो गया? 60% किसका? ये 1000 करोड़ का, 1000 लाख का। तो कितना हो जाएगा? 600 लाख। ये तो बैलेंसिंग फिगर भी चीजें आती हैं तुमको लिखना। वेरिएबल कॉस्ट इज चार्ज। हो गया सम स्टार्ट।
हो सकता है, मतलब मेरा खुद का भी जन्माया हुआ है ये, तो अभी तक तो हम ही इसको नहीं पहचानते कैसा ढीठ आदमी है ये, देखते हैं। एग्जैक्ट आंसर आई डोंट नो दोस्त, बट हाँ आप करके रखो, मैं पूछूंगा, देख लेंगे अरे देख लेंगे। मेरे को एक बार कंट्रीब्यूशन तक पहुंचाना था मेरे दोस्त को, क्योंकि वो कॉस्ट अभी तक नहीं जानता। बाकी का चीज तो बाबू हम सिखा दिए, एफएम के रिलेटेड ही है, करते चलो जो डेटा दिया। ऑनलाइन लाइव आंसर बताएंगे। उजैर गौरव वेलकम। बस से उतरा हूं, बस आ रहा हूं। उमर, हाँ उमंग। तो उतरते वक्त मैसेज नहीं करते बॉस, बहुत दिक्कत होता है। उतर रहा तो उतर रहा हूं, क्या लिखा? उतर रहा हूं। इसका हाँ अच्छा ही है, तू मेरा बेच देता। मिला है सबको मिला है, आया है 100% आया है। हो गया यहां तक? अब बताओ दोस्त, नेक्स्ट क्या माइनस करोगे यहां से? फिक्स कॉस्ट है ना, पहले तो फिक्स कॉस्ट कितना है? 1 करोड़ मतलब 100 लाख। तो व्हाट इज योर ईबीआईटी? 500 लाख आया क्या? माइनस क्या करते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसको पे करते हैं? डेट को, डिवेंचर्स को। कितना डिवेंचर्स है हमारे कंपनी में, क्या उसका फेस वैल्यू अवेलेबल है? कुछ वर्ड बोला सुने, फेस वैल्यू। और उस हिसाब से क्या टोटल फंड इन टर्म्स ऑफ फेस वैल्यू अवेलेबल है कितना? 40 लैक्स क्या है वापस से बताओ, ये फेस वैल्यू। इंटरेस्ट रेट कितना है वो बगल में दिखेगा। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन डैश वैल्यू फेस वैल्यू, बात ध्यान रखना। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा था, ये बात आपको मालूम है होपफुली। यस एंड यस। बाई चांस अगर नीचे मार्केट वैल्यू दे देता तो 10 आदमी पूछता सर ये इंटरेस्ट किसका मारे, नीचे वाले प्राइस का कि ऊपर वाले फेस वैल्यू का? तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, क्योंकि रेट है, इंटरेस्ट रेट। डन है सबको? बताओ तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कितना लाख बोला आपने? 40 लाख का कितना परसेंट, कितना आया? 3.6 लैक्स। ग्रेट। ये माइनस होके क्या आता है? ईबीटी 4 लैक्स। इससे क्या माइनस करने बोला? टैक्स इज ऑलवेज परसेंटेज ऑफ ईबीटी। 30% मतलब किसका 30%? बोलूंगा भी नहीं, ऑलवेज किसका? ईबीटी का। मैंने बोला ही था तुमको, इट इज ऑलवेज अ परसेंट ऑफ ईबीटी। फॉर्मेट में लिखाया था ऑलवेज अ परसेंट ऑफ ईबीटी। सर कुछ और भी तो हो सकता है, हाँ कुछ और होगा तो बोलेगा, बट नहीं बोला है तो मतलब इट इज अ परसेंटेज ऑफ ईबीटी। मतलब ईबीटी का परसेंट 30% काटने के बाद क्या आएगा? ईट 347 एग्जैक्ट ना? देखो आया क्या ये? बीच में टैक्स का अमाउंट भी बता दो अभी तुम लोग। 148.9। बच्चा लोग ओके है यहां तक? इसके बाद क्या सब्ट्रैक्ट होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी है क्या कंपनी में? है। कंपनी के कहां से पता चल रहा है तुम लोगों को ये सब है नहीं है? कैपिटल स्ट्रक्चर देख रहे हो तुम, कंपनी का ढांचा देखे, बैलेंस शीट का, और तुमको ये कुछ कैपिटल इंप्लॉयड में चीजें दिखी, तब तुम बोल रहे हो ये सब काम करने मेरे को, ठीक है? इंटरेस्ट के बाद, टैक्स लेने के बाद ईट से अब क्या पे करेंगे बताइए? प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी है सर इस सवाल में। प्रेफरेंस डिविडेंड जनरली देखना, आगे चलते चलते चैप्टर्स में इस डोगले आदमी को हटा दिया जाता है, कुछ कुछ जगह डालेंगे, जगह जगह में सम्स में नहीं पूछते, अड़चन देता बेकार का। बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड कितना परसेंट? अगेन फेस वैल्यू, और ये डिविडेंड होता है, इंटरेस्ट नहीं डिविडेंड। तो डिविडेंड रेट है ये, क्या है ये? 11% डिविडेंड रेट। और इसका फेस वैल्यू भी कितना है? 100। और टोटल कितना है? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू करके 20 लाख। तो 20 लाख का 11%, तो ये भी हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा? आफीश। क्या इसके बाद का स्टोरी मैंने आपको दिया ना? मैंने आपको प्रपोज डिविडेंड,
ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग नहीं बताया, तो यही डबल लाइन हो जाएगा। अगर मैं वो बताता तो इसके बाद इक्विटी माइनस करके बाकी का क्या करते आप, रिजर्व एंड सरप्लस। तो सर हम ये मान लेंगे ना यही पूरा डिविडेंड है या यही पूरा ट्रांसफर है। क्यों मानना, मैंने कुछ बोला क्या, मेरे को क्या चाहिए, मानने का दरकार नहीं है, कुछ मानने का दरकार नहीं है, यही खत्म। इसके बाद का स्टोरी मैंने आपको नहीं दिया। अब वो जो हो सम्स ने जैसा बताएगा बात का बात है, नहीं बताया तो आप फेस में खत्म करो ना कहानी। इसके बाद कितना डिविडेंड दिए, कितना रिटेन अर्निंग है, एक बार भूल जाओ, बोलो डन है। क्योंकि मैं तो ईपीएस तक मांगा और ईपीएस को डिविडेंड और रिटेन अर्निंग से लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ एक बात से लेना देना है, क्या बताइए, आफेश। यही कहना चाह रहा था कि ईपीएस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कितना डिविडेंड दिए हैं या कितना रिटेन अर्निंग में डाले हैं, उसको तो सिर्फ इक्विटी का कमाई से मतलब है। व्हाट इज इक्विटी का कमाई बताइए, क्या ये आ गया हमारा आफेश। मैंने क्या मांगा, पर शेयर, तो इसको किससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। व्हाट आर द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अगेन बुक वैल्यू देखा हमने इक्विटी का 100 लाख, 10 रुपया करके इच, तो क्या नंबर ऑफ शेयर्स निकाल नहीं सकते आप, कितना आया नंबर ऑफ शेयर्स बताइए, 10 लाख। ये 10 लाख कैसे आया, शेयर्स क्लियर है सबको, पक्का एवरीबॉडी। तो 10 लाख शेयर्स आपने डिवाइड करने हैं तो आपको मिल जाएगा ईपीएस विच इज रुपी पर शेयर, ₹34.528 पर शेयर। क्या ऐसे लिखते हैं अविनाश सर भी आपके, बोलो क्लियर है सबको इतना सवाल। दिस इज कॉल्ड ईपीएस विच इज एक एक आदमी के पॉकेट में कितना रुपया जाना चाहिए या उन्होंने कितना कमाया। अब गया कितना वो तो डिविडेंड, बाकी प्लॉ बैक हो गया भाई, वो भी तो मेरा ही है, कल मिल जाएगा। पर सर खो भी सकता है, तो वो तो यही तो रिस्क है, तो किए ही तो इसीलिए इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, तो ले तो रहे हैं गैम्बल, क्योंकि मिले ना मिले पता नहीं, इसलिए तो ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, बोलो डन है सबको बात, पक्का। तो ये आया हमारा ईपीएस का एक सवाल कैलकुलेशन जिसमें मैंने आपको दिखाया। इसके बेसिस पे एक चीज पूछूंगा, गवर्नमेंट हमसे वापस पूछ रहा हूं किस पे टैक्स लेता है। एक बात बोलता हूं अब, यानी सेल्स पे टैक्स लगता है और खर्चों पे टैक्स बचता है। कल से नजरिया बदलिएगा अपना, वापस से बोल रहा हूं, बहुत बहुत बेहतरीन लाइन बोला मैंने, क्या बोला सुना, टैक्स तो मोदी सरकार सेल्स भी लेना चाह रहा था, याद है पहले दिन से, तो वो तो अभी भी सेल्स भी टैक्स ले रहा है, बट तुमने उससे क्या रिक्वेस्ट किया था पता है, कि कुछ खर्चा है रिबेट तो दे दो, छोड़ दो, तो बोला अच्छा ठीक है। यानी कुछ खर्चों के कारण क्या हो रहा है, हमारा टैक्स बच रहा है। तो इस बात को थोड़ा ब्रॉड एंड से सोचते हैं, मोदी जी की तरफ से ही सोचते हैं और फिर अपने तरफ से सोचते हैं। मोदी जी क्या सोच रहे हैं पता है, ले तो ले रहे हैं किसमें टैक्स, सेल्स पे, ठीक है, थोड़ा बहुत क्या कर दे रहे हैं बताओ, खर्चे के चक्कर में टैक्स को कम कर दे रहे हैं। सामने वाला क्या सोच रहा है बताता हूं, कौन है सामने वाला, हम लोग, मतलब कौन, कंपनी। वापस से कंपनी क्या बोल रहा है सुनना, सेल्स पे तो बेटा टैक्स लग रहा है बट खर्चे पे टैक्स बच रहा है, तो खर्चे में भी कहीं तो सुविधा है क्या, टैक्स बचने का। बट कुछ कुछ खर्चे हैं जिसमें बचता है, कुछ कुछ पे नहीं बचता है। बताओ किस पे नहीं बचता है, वो सब बात मत करो, मेरे इनकम स्टेटमेंट से बताओ। हमको ज्यादा टैक्सेशन अब नहीं चाहिए, हमको मेरे इनकम स्टेटमेंट का चाहिए, मेरे में किस में नहीं बचेगा। यही तो मोदी जी बोले थे, होशियार है, प्रेफरेंस पे तुम्हारा टैक्स बचत नहीं हो रहा है जबकि तुम्हारा खर्चा है, और एक नीचे इक्विटी पे, मतलब इनको जो भी पेमेंट करोगे इस पे कोई टैक्स बेनिफिट, इसके ऊपर तक के खर्चे पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब सोच बदलो, तुम इंटरेस्ट को खर्चा देखते हो माना, बट अब एक बात बोल रहा हूं, इंटरेस्ट का पूरा खर्चा तुम्हारा नहीं है, उसमें 30% तो गवर्नमेंट बियर कर रहा है। खराब लगेगा सुनने में, लगेगा कहां सर, मोदी जी सामने से थोड़ी दे रहे हैं, इनडायरेक्टली दे रहे हैं, क्या करके, टैक्स कम लेके, क्या करके, टैक्स। बहुत गजब बात बोला, वापस से सुनना, क्या बोले पता है, इंटरेस्ट अगर 100 रुपया लग रहा है ना, तो कोई भी आदमी सोचता नहीं है 100 रुपया लग रहा है, उसको मालूम है 100 रुपया तो हम कहां दिखा देंगे खर्चे में, और इस पे क्या कमा लेंगे, हाँ सर कमा लेंगे, बेनिफिट कितने का, 30% का, यानी नेट माथे में क्या चलता है पता है खर्चा, कि 70 ही तो लग रहा है यार, चलना करके देखते। बोलो बात समझ में आ रहा है, ऐसा होता है हम जैसे लोग और तुम्हारे जैसे लोग में डिफरेंस। हम जब
चैट पढ़ने के लिए फोन लेते हैं ना, क्लास का चैट पढ़ने के लिए, तो इसका जीएसटी रिटर्न तो लेनो पड़ सी की नहीं, बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। गाड़ी लिए हैं, मजाक है क्या? तो किससे लिए हैं? बिजनेस से। क्यों? क्लास आने जाने के लिए लिए हैं, थोड़ी इससे कहीं घूमने निकल रहे हैं संडे संडे या कहीं पे भी, इससे थोड़ी कोई पर्सनल काम कर रहे हैं ना। ना सब चैट पढ़ने तो दे रहे यार, चैट पढ़ने के लिए लिए। अरे तुम लोग फोन उठाने के लिए लिए हैं, टेलीग्राम चलाने के लिए लिए हैं, और थोड़ी कुछ है। अरे सुनो तो, अभी इतना हड़बड़ी क्या है? इसमें क्या लगता है हमारा? जीएसटी 18% जीएसटी है सब चीज में, फोन में भी है। हम जब फोन खरीदते हैं ना, हमको जीएसटी चुभता नहीं है, तुमको चुभेगा। हम इसका क्या ले लेते हैं बताओ? तुम्हारा नहीं लगेगा घंटा, तुम अपना फोन लो, तुम्हारा पापा नहीं दिखा सकता कंपनी में, दुकान के नाम पे नहीं लेते हैं जनरली वो, और अगर लेते हैं तो वो पक्का में खर्चा नहीं करते, कोई बड़ा बाजारिया तो नहीं लेगा, क्योंकि उसको मालूम है पक्का में देना होगा। और उनका क्या है, जीएसटी रिबेट उनसे नहीं है, उनको पता है वो ऐसी कच्चा में अभी भी बेच रहे। ये तो हम जैसे है जिनके पास आउटपुट ये ढेरा सारा है, तुमसे जो आता है आउटपुट में ही चले जाता है। मोदी सरकार ले लेता है कितना? 18%। सर कहाँ लिया? आप तो हम लोग से 8,000 लिए, 10,000 लिए, अभी तो डिवाइडेड बाई 118 करो। जब बिल एक बार घर जाके देखना ठीक से, इनवॉइस डिवाइडेड बाई क्या किया हुआ है? 118, और उसका सेग्रीगेशन दिखाया हुआ है कि उसमें से कितना पोर्शन हमने किसको दिया? सरकार को। अब उस सरकार को जो हम दे रहे हैं उसमें से हम क्या बोलते हैं? फोन खरीदे थे सर, किस लिए? चैट पढ़ने के लिए। तो उसका क्या चाहिए? रिबेट चाहिए। बोला हाँ ठीक है, नेट टैक्स देना। तो हमको क्या दिख रहा है पता है? कि इस फोन का कॉस्ट मेरे लिए टैक्स कम करके, हम लोग माथा में वही सोचते हैं, कंप्यूटर खरीदे, चाहे टीवी खरीदे, बाद में घर में लगा सेंटर पे लगाए, चाहे कुछ करे, हमको इतना मालूम है ये हमारे लिए क्या हो जाता है बताइए? जीएसटी क्या? नेट। हमको वही दिखता है, हमारा नजरिया है वो। तो सर बुक्स में भी वो दिखा, तो बुक्स का बात मत करो यार, बुक्स में पूरा वैल्यू पे दिखा रहे हैं, चुभ क्या रहा है ये सोचो। तो अंदर ही अंदर उस समय तो पूरा जीएसटी पेमेंट देके आ रहे, बट मालूम है ये तो वापस कैशबैक के तौर पे आ जाएगा। जैसे आप लोग कभी भी कुछ खरीदते हो, एक कॉइन्स ढूंढते हो, कैशबैक ढूंढते हो, हमारे लिए कैशबैक है। तो हमारा कैशबैक क्या है? जीएसटी, जिसको अपने बोलते हैं एक तरीके से ड्यूटी ड्रॉबैक। और आप लोग जीएसटी में टर्म सुने हो इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या सुने हो बताओ? इनपुट टैक्स। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं इसको ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी पे किया, बोल रहा है गवर्नमेंट वापस दे देंगे, चिंता मत करो। तो वापस दे रहा है, तो हाँ दे रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज होता है, वैसे ही खर्चे के बारे में सोचना। इंटरेस्ट जब पे करते हैं ना, 100 का इंटरेस्ट 100 नहीं चुभता है, चुभता कितना है पता है? 70 ही, क्योंकि मालूम है 30 कौन बचा लेगा, गवर्नमेंट के जेब से जा रहा है। तुमको अगेन बोल रहा हूं, सुनने में अजीब लगेगा, बट अंदर तक जाओगे ना, मन का भाव सोचो कि हाँ यार 70 का 70 तो मेरा नहीं है, इसमें से तो 30 रुपया कौन बियर कर रहा है? इनडायरेक्टली गवर्नमेंट। तुम बोलोगे सर कैसे सर? अरे तो भाई तुम्हारा टैक्स बच रहा है ना। कैसे सर? मान लो आज ये 9% का इंटरेस्ट नहीं होता, 9% का प्रेफरेंस यहां पे और होता, डिविडेंड 40 लाख करके, ठीक है? सेम ही बात हुआ तुम्हारे हिसाब से। तो क्या फाइनेंशियल चार्ज लिए 40 लाख का 9% पे, एक जगह क्या लिए? इंटरेस्ट, और एक जगह क्या लिए बताइए? प्रेफरेंस। क्या फर्क पड़ता है? 40 लाख पकड़े हैं 9% पे, प्रेफरेंस लो चाहे डिवेंचर लो, कोई दिक्कत है क्या? और क्या दिक्कत है सर? पेमेंट सेम कर रहे हैं, सेम ही चीज है, बट एक का बैलेंस शीट यानी इनकम स्टेटमेंट अब अलग बनेगा। दिखाऊं? सुनना ध्यान से, बनाना मत, सुनना ध्यान से। यानी इफ इंस्टेड ऑफ अबव 9 lakhs of what, 9% of debt of 40 lakhs was through preference shares, the picture of income statement would be this. देखना, oh my gosh, क्या यही ईबीटी हो जाता? टैक्स निकालो इसका 30%, हाँ कितना आया? कितना बचेगा? 350। इससे अब क्या काटोगे? पहले तो वही अमाउंट 3.6 ये यहां आ जाएगा, और 2.2 भी चले आ रहे, देखो कितना आया? 0.2। वही, क्या ये कम हो गया इससे? और हेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, ईपीएस भी गिर जाएगा कि नहीं? यानी एक खर्चा बदलते ही ऊपर का नीचे आया, सेम चीज फाइनेंशियल चार्ज, बस एक टैक्स से पहले हो रहा है और एक टैक्स के बाद।
देखो सिनेरियो चेंजेस, यानी एक चीज पे एक और बेनिफिट है, रेदर देन सिर्फ उसका कॉस्ट कम नहीं, उसमें एक बेनिफिट और है। क्या बताओ? टैक्स बेनिफिट किस पे मिलता है? डेट पे। तो मैं बोलूं ये 9% 9% नहीं है, दिखावा है। हमको चुभ 9 जितना नहीं रहा है, 9 से कम लग रहा है। कितना चुभ रहा है बात का बात है, वापस से बोल रहा हूँ, 9 जितना चुभ, बट ये 11 जितना चुभ रहा है। तो सोचे क्या बोले? 11 कौन सा 11? प्रेफरेंस डिविडेंड 11 जितना चुभ रहा है, बट 9 जितना नहीं चुभ रहा है। अंदर ही अंदर पता है 9 पूरा का पूरा मेरा नहीं। सोचते हो आज नजरिया बदल रहे हो क्या? तो ऊपर मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस में सिर्फ ये केडी केपी बोल के लिखा के केडी के ही बोल के छोड़ दिया था। एक बात और लिखूंगा बस, टैक्स बेनिफिट, एक लाइन बताइए किसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है और किसमें नहीं मिलता है? बोलो बात समझ में आ रहा है तो लिखना। टैक्स बेनिफिट के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो एक लाइन नहीं छोड़िए, एकदम इतना इतना सा, चलो कैसे भी हटा दो, कैसे भी हटा दो, बस लिखो। बोलो टैक्स बेनिफिट अवेलेबल की नॉट अवेलेबल? अवेलेबल ऑन डेट। यहां क्या? नॉट अवेलेबल ऑन प्रेफरेंस एंड इक्विटी, दोनों लिख लो। टैक्स बेनिफिट किसमें किसमें अवेलेबल है? डेट पे है और नहीं, और किसी नहीं सर, इसमें नहीं है। एक तरफ तो कॉस्ट कम था ही, अब पता चला उसमें बेनिफिट भी है और कम। फायदे ही फायदे हैं रे डेट के। अब दो धारी तलवार है, जितना मीठा लग रहा है ना उतना खट्टा भी है। और तलवार का क्या कहानी है आपको मालूम होगा, क्यों मैंने बोला दो धारी तलवार? इसको हम बोलते हैं डबल एज्ड स्वॉर्ड। ऐसे ऐसे चलाता है ना वो, क्या नाम है, जडेजा जी भी बैट को जो घुमाता है, जितना अच्छे से वो फ्रूट सामने से काटेगा ना, तुम्हारा उंगली भी कटने का डर उतना ही है। तो डबल एज्ड स्वॉर्ड बुलाते हैं इसको, यानी जितना प्यारा दिख रहा है ना उतना प्यारा है नहीं। जिस दिन तकलीफ देगा ना, बहुत गजब तकलीफ देगा। ऐसा क्यों सर? वही बाद में आज विजय माल्या का बताऊंगा, तब दिखाऊंगा तकलीफ दिया उसको यही, जबकि वो यही काम किए जा रहा था। डेट उठाए पे उठाए जा रहा था। तो स्टोरी दिखाई, हमारे अंदर का वो खून जाग गया। नहीं देखेंगे जब तक नहीं होगा, दिखा रहे हैं बस। ये लाइन लिख लिया आपने पक्का एवरीबॉडी? तो इस लाइन के बाद जो ये एग्जाम्पल लिखा, आपको एक चीज और पूछूंगा और खत्म। लिखो एग्जाम्पल 2, फिर स्टोरी दिखाता हूं। इज विच सोर्स ऑफ फाइनेंस इज फेवरेबल to you? If debt is available at 10% per annum and preference shares is available at preference shares can be issued at 8% per annum। सर अरे अभी तो आपने बोला ही ज्यादा होता। अरे ठीक है, मेरा ऐसी इच्छा किया, ठीक है। टैक्स रेट इज इक्वल टू 30%। चलो ये एकदम तुमसे एकदम मतलब था ना प्योर बनिया बात, प्योर बनिया बात। डेट का 10% लगभग करेगा, प्रेफरेंस में 8% लगभग करेगा, लगेगा। आप कंपनी हो, आपको मिल नहीं रहा है, आपको पे करना है। यू आर दी कंपनी हु इज पेइंग 10% क्या डेट। मान लो तुमको 100 करोड़ रुपया चाहिए, तो 100 करोड़ रुपया डेट पे उठाओगे 10% की 8% प्रेफरेंस पे उठाओगे? ये पूछ रहा हूं। अभी भी डेट बोल रहे, अबे 10% लग रहा है बुड़बक लोग, साथ ही चुभ रहा है। अब वैल्यू भी निकाल पा रहे हो बेटा, कितना चुभ रहा है। साथ कैसे बोले ये तुम लोग? 10 का 30% तो मोदी जी देंगे, मतलब 3% का हिस्सा मोदी जी का है, बाकी का 7%। तो कंपैरेटिव करने के लिए सबको अगेन सेम भाव में लाना पड़ेगा, यानी दिस 10% एंड 8% इज नॉट कंपेरेबल। भाई
नॉट कंपेयर, टू मेक इट कंपेरेबल, दोनों को सेम तरीके में लाओ। क्या तरीका होता है सेम सर? या तो 8% को प्री टैक्स करो, अच्छा लगा वर्ड, या तो 10% को पोस्ट टैक्स करो। अच्छा लगता है सब वर्ड, अकाउंट्स में भी सीखे हो, आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स। तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूं, पोस्ट टैक्स और प्री टैक्स, दो में से एक काम करो ताकि दोनों कंपेरेबल हो सके, क्योंकि एक सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, प्री टैक्स, और एक क्या है, पोस्ट टैक्स। दोनों को बराबर कर लो। जब कर लोगे तब डिसीजन ले पाओगे कि किससे पैसा उठाना चाहिए। यानी लिखिए, दिस 10% एंड 8% इज नॉट कंपेरेबल, बिकॉज लिखना, दिस 8% एंड 10% इज नॉट कंपेरेबल। वेरी वेरी गुड सृष्टि, अनिकेश, शिवेन। कंपेरेबल बिकॉज, बोलो, debt is a, debt cost is a, बोलो, प्री टैक्स कॉस्ट। कुछ वर्ड लिख रहे हैं, सुने, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, हाँ, प्री टैक्स कॉस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड या प्रेफरेंस कॉस्ट इज अ पोस्ट टैक्स कॉस्ट। परफेक्ट एवरीबॉडी? तो क्या करना चाहिए, या तो प्री को पोस्ट बनाओ या पोस्ट को प्री, कुछ भी करोगे सेम आंसर है। आपने जो ये 7 निकाला, अब इसका कंसेप्ट बताता हूं। आपने किया प्री को पोस्ट, यानी डेट को आपने आफ्टर टैक्स कर दिया। तो सुनना, जो ये 10% था, दिस वाज कॉल्ड प्री टैक्स कॉस्ट। आपने निकाला पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, करेक्ट। इतना देर से इसको शॉर्ट में कुछ लिख रहा था, पता है क्या, केडी, ये है केडी। तो 1 मिनट, वो 10% क्या है, प्री टैक्स केडी। कुछ वर्ड बोला, सुने, प्री टैक्स केडी। तो सिर्फ केडी अगर बोल रहा हूं तो इट इज ऑलवेज, क्यों पोस्ट टैक्स, क्यों पोस्ट टैक्स, तभी तो सब कंपेरेबल हो गए। तो ऊपर जो आपने वो कॉस्ट ऑफ डेट लिखा था, दैट इज पोस्ट टैक्स कॉस्ट। बट पहले बता नहीं सकता था तुमको समझ में ही नहीं आता। हमेशा पोस्ट टैक्स ही जाएगा। तो पोस्ट टैक्स कंपैरिजन पर्पस के काम आ रहा है। जैसे वही बात हुआ, जैसे मैंने बोला था, एक बार नजरिया बदलोगे तो खर्चे व्यू पॉइंट से सिर्फ देखे तो इस खर्चे पे क्या हो रहा है, टैक्स बच रहा है, और उस खर्चे पे टैक्स, रेवेन्यू तो सेम रह रहा है दोनों केस में। तो एक बार रेवेन्यू गया साइड में, सिर्फ किसको किससे कंपेयर करना हो, अगर कॉस्ट को कॉस्ट से, तो पहले तो सेम लेवल पे तो लेके आइए, तब तो कंपेयर कर पाओगे। क्योंकि एक खर्चा क्या है, टैक्स से पहले हो ले रहा है, और एक टैक्स के बाद। जो टैक्स से पहले हो ले रहा है उस पे तो मोदी जी तुमको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं कि नहीं, बट टैक्स के बाद वाले में कोई बेनिफिट नहीं। तो सबको या तो पोस्ट बनाओ या सबको प्री बनाओ, कुछ भी एक काम कर लो। बेस्ट तरीका होता है एक ही है प्री, उसको पोस्ट बना दो, क्योंकि बाकी सारे क्या है, पोस्ट। तो बेस्ट तरीका होता है। बट हाँ, राइस वर्सा इज ऑल्सो एप्लीकेबल, दिखाऊंगा भी कैसे। बट पहले बोलो, इसको हम क्या बुलाते हैं, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, शॉर्ट फॉर्म लिखने का केडी। तो सर ये जो 10% था वो क्या था, लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू, तुमने क्या किया, ट्राई लो ना, क्या किया तुमने, 10% को आफ्टर टैक्स कर दिया। तो लिखूं 1 - 30%, वही, या 0.3, 1 - क्या, 0.3 है ना। रेट को भी तो, अच्छा 10 - 30% -20% मत बोल देना, 1 - यानी इसका कितना, 70%। अगर नहीं समझ में आता तो 100 रुपया लेके कर लो, नहीं समझ 1 रुपया लेके कर लो। चलो 1 रुपए पे कितने का बताओ तुम्हारा इंटरेस्ट, 0.1। अब इस 0.1 का 30% कौन ले जाएगा, मोदी जी। बचा हुआ हमारा 0.07% में कन्वर्ट कर दो 7%। पर इतना बुड़वक मत बनो। क्या बोलो, ये बात भी समझ में आ रहा है? तो बताना, इसको हम भाषा में अगर लिखे तो ये क्या आएगा, भाषा में, भाषा में ये 10% क्या था, ट्राई लो, राइट हो जाओगे। वेरी गुड, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इनटू 1 - टैक्स रेट। क्या ये फॉर्मूला होता है किसका, बताइए, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट का। प्री से क्या इनटू कर देंगे, 1 - टैक्स रेट, 1 - टैक्स रेट। बोलो बच्चा लोग, ओके है सबको ये बात?
लिखना इस बात को एकदम बॉक्स में, पहले बॉक्स में। क्या बॉक्स में सर? प्री टैक्स कॉस्ट, सॉरी पोस्ट टैक्स कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू, अब वो किसी का भी हो, अभी तक तो सिर्फ डेट ही जानते हैं ना, आगे जाके हो सकता है और चीज जाने, अभी नहीं पता। कोई भी चीज का पोस्ट टैक्स चीज निकालना है तो कैसे निकालोगे? पोस्ट टैक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू, बोलो, प्री टैक्स कॉस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। बोलो हाँ या ना? क्या वाइसे वर्सा बोल सकते हो? पोस्ट को प्री बनाना हो, चलो छोड़ो बात, इसी सम्स में बताओ, ये 8% को अगर 10% से कंपेयर करना होता तो 8 को भी तो पीछे लेके जाना होगा। कैसे ले जाओगे हमको नहीं मालूम, ट्राई करो, कैलकुलेटर में नंबर बताओ। हमको नहीं मालूम, कर लो, हम पूछेंगे 8% को ऐसा क्या करे जिससे वो 10% से कंपेयर हो सकता है। अभी आपने 10 को क्या किया, 7, तो 7 वर्सेस 8 में आपने बोला 7 बेटर है, मान लिया, तो पक्की बात है उल्टा बात भी वैलिड है। वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू से कंपेयर करो चाहे प्रेजेंट, डिसीजन इज सेम। वही प्री से कंपेयर करो चाहे पोस्ट, डिसीजन इज सेम। तो पक्की बात है प्रीटेक्स यदि करते हैं ना प्रेफरेंस को, वो 10 से ज्यादा आने वाला है, इसीलिए क्या होगा बताइए, 10 ही बेटर। कैसे करोगे इसको प्रीटेक्स? ट्राई लो, डिवाइड किससे? 70% से करो तो 8 डिवाइडेड बाई 0.7, 11.4442 समथिंग, क्या आया क्या? तो कौन सा बेनिफिटेड है हम अभी भी? 10%। मतलब कंक्लूजन इज सेम, बस एक में क्या किए बताइए, प्री, एक में क्या किए, पोस्ट। सर नहीं समझ में आया, आपने प्री कैसे किया? बाबू सिंपल, इसको यहां डिवाइड में भेज दिया, तो फॉर्मूला क्या बन गया? पोस्ट टैक्स कॉस्ट निकाल, प्री टैक्स कॉस्ट निकालने का, बोलो, पोस्ट टैक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। बोलो अब ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा? नहीं, नंबर से सोचो, अपने आप डिराइव होगा। बताइए, लिख सकता हूं? और बताओ नेक्स्ट बॉक्स, टेल मी। प्री टैक्स कॉस्ट इज नथिंग बट पोस्ट टैक्स कॉस्ट। पता है ये आने वाले कई चैप्टर्स में काम आएगा, और इसलिए मैंने बेसिक्स में इसको पढ़ा दिया। तो जब जब ये बात आए आगे, मैं तो यही बोलूंगा मैंने बता दिया था, और ये 10 और 8 आपको कितना दिन तक याद रहता है मेरे को नहीं मालूम, मेरे को अब जिंदगी भर याद रहेगा। एक सेकेंड को, वो डिफरेंस सेम थोड़ी होता है पागल, एक प्री टैक्स है एक पोस्ट टैक्स है। सम्स करेगा तो इंटरेस्ट का वैल्यू हमेशा सेम है, मतलब वो नेट ईबीआईटी हमेशा सेम आएगा दोनों केस में। उसके लिए अब तो तेरे को पूरा सम चाहिए ना, 100 वो 100 कर ले सेम आएगा, 1 रुपए में कर ले सेम आएगा। दिखा दूं तेरे को, दिखा दूं यहां? ठीक है, बोलो बात समझ में आया क्या? ऑलवेज सेम आएगा, ऑलवेज। मतलब अगर हम अब कंपेयर करें, बताइए क्या करोगे? ये 7 कर लिए, तो विच वन इज प्रेफरेबल? टेल मी। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज, लिखो क्या, बताइए। डेट इज प्रेफरेबल बिकॉज, बोलो, एडी इज कितना ब्रैकेट में? 7%, लेस देन केपी 8%। केपी सर पढ़ाया ही नहीं आपने, जैसे बोला ना ब्रह्मा पावर दे चुका हूं तुम लोग को, वो तो तुम लोग को दे दिया हम ब्रह्मा पावर, हम विष्णु हैं, ब्रह्मा हम ही बनाए हैं। तो ये जो ब्रह्मा है, आप मेरे ब्रह्मा हो इस युग के, तो बता दीजिए क्या केपी क्यों लिखा, समझ में आया? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, वाओ। जैसे इक्विटी के लिए ई, प्रेफरेंस के लिए पी, डेट के लिए डी, वाओ। तो बोलो केडी केपी, तो केपी इज मोर देन केडी, या बोल लो केडी इज फ्रॉम कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो सस्ता है वो लेंगे, हेंस डेट इज प्रेफरेबल। ऑन द अदर हैंड अगेन, और दूसरा तरीका, डेट इज प्रेफरेबल बिकॉज प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट ब्रैकेट में 10% इज लेस देन प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, केडी केपी। 11 पॉइंट कुछ बोला था तुमने कि ना, और 4 टाइप्स, आई डोंट नो। और वो निकालने का तरीका एक बार नीचे लिख लो। 8 तो आपने निकाल लिया, 11.44 आप निकाल पा रहे थे कि नहीं, चेक कर लो। The conclusion is same. Pre-tax cost of debt 10% is less than pre-tax cost of preference. तो अगेन कौन सा प्रेफरेबल है? डेट ही। तो सर कंपेयर कैसे भी कीजिए, चाहे पोस्ट को प्री बना के, चाहे प्री को पोस्ट बना के, कंक्लूजन रिमेन्स सेम। बट जब तक नहीं बनाएंगे डिसीजन नहीं ले सकते।
प्राइमा फेसी लग रहा था अरे डेट ज्यादा पड़ रहा है 10 और वो 8 ही है, बट एक गड़बड़ कर रहे हैं, मोदी जी का बेनिफिट नहीं सोच रहे। मोदी जी का बेनिफिट आते ही डेट सुहाना लगने लगा। बोलो हाँ या ना बताइए। बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, एकदम इजी। मेरे पास तो और कोई तरीका नहीं है, 10-8 ही है आपके लिए जो एकदम प्रैक्टिकली आप समझ पाओ रेदर देन फॉर्मूला समझ। ये 11.44 एवरीबडी कैसे आया, क्लियर है? क्या डिवाइड किए 8% को किससे, 1 माइनस 0.3, तो मतलब नीचे क्या हो गया 0.7, तो कर लो 8 डिवाइडेड बाई 0.7, तो परसेंट में ऑलरेडी आ जाएगा 11.44। अच्छा अब बच्ची बोल रही है 1 माइनस टैक्स रेट क्यों हुआ, थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, मैं तो आपको यही बोला, आप रुपए के मामले में जब चल रहे थे तब तो ये बात नहीं पूछे मेरे से। ये देखिए ऊपर कितने का खर्चा पड़ रहा था इंटरेस्ट, देखो ना 3.6, पता टैक्स बेनिफिट से पहले ये इतना था। आज अगर ये खर्चा 3.6 की जगह डिवाइडेड बाई 70% करो तो 3.6 लाख डिवाइडेड बाई 70%, जो बोल रहा हूं करो। बेसी हो रहा है ना, तो सर इसको तो आपने डिवाइड क्यों किया, इनटू कीजिए ताकि पोस्ट बना सके। मतलब इंटरेस्ट का खर्चा 3.6 किसके बराबर है, प्रेफरेंस के, ज्यादा कॉस्ट की कम कॉस्ट से, कम कॉस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कीजिए। बोलो 3.6 को इंटू 1 माइनस यानी 70%, 3.6 का 70%, 2.5। अब बताता हूं, अगर वो यहां नहीं लग के यहां लगता, बट कितना लगता 2.25। अब निकालो तो ये कितना आ रहा है, निकालो ना, निकालो ना, अरे निकालो ना, अरे 350 से 2.25, 2.2 माइनस करो बस, कितना आ रहा है 347। किधर 52, ये 52 है क्या? हाँ तो अब देखो क्या सेम 345.28 आया कि नहीं, क्या सेम बात हो गया? मतलब क्या इंटरेस्ट का खर्चा कितना 3.6 बराबर है किसके, प्रेफरेंस के 2 पॉइंट बोलो 52 के। तो इंटरेस्ट 3.6 लगे या प्रेफरेंस 2.52 लगे, बात एक ही। तो जो तुम बोले ना ऊपर नहीं दिख रहा था, तो ऊपर भी वही चीज है, बस आफ्टर टैक्स अपने टोटल अमाउंट में किए। अब एक बार रेट में करते हैं ना तो लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो 100 रुपया लेके चलो। मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट कितना था बताइए 100 रुपीज और प्रेफरेंस है 100 रुपीज, बट प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट में इस 100 में हम जब टैक्स पे कर रहे होंगे, हम टैक्स किस पे दे रहे होंगे बताओ, 100 पे नहीं, हम दे रहे होंगे सेल्स या वही EBIT माइनस 100 पे 1%, 30% EBT पे लग रहा है, बट 30% 100 पे बच रहा है। अच्छा लगा ये बात, कम हो जाएगा ये। अब ये बचेगा यानी कितना परसेंट बचेगा 30, किस पे 100 पे। तो ये जो 100 का खर्चा लगा ये अल्टीमेटली क्या मदद किया 30 रुपया टैक्स बचाने में। तो नेट नेट कितने का फायदा 70 का फायदा, वही परसेंटेज में 10 को 30% आफ्टर टैक्स, क्योंकि उस पे 30% का बेनिफिट कौन देने वाले हैं हमें, गवर्नमेंट। तो कोई भी खर्चा सोचो ना यार, परसेंट छोड़ दो, तुम 10 रुपया ले लो, 10 रुपए पे अगर तुमको मालूम है 30% का टैक्स बचना है, तो नेट नेट तुम्हारे जेब से तुमको कितने का आउटफ्लो लग रहा है 7 रुपया। सर नहीं सर, देना तो सामने वाले को 10 होगा, अरे तो जेब में दूसरे तरफ से कैशबैक आ रहा है ना 3 रुपया, किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। तो मेरे जेब से तो कितना निकला नेट 7 रुपया, देना तो 10 पड़ा, बट सामने से कितना आ गया वापस 3 रुपया, तो नेट नेट कितना पड़ा बताइए 7 रुपया। वही वाला बात है, तो परसेंट में भी वही गेम है जो रूपी में है, कोई चेंज नहीं है। तो वाई 1 माइनस टैक्स समझ में, पोस्ट टैक्स। ओके, अब तो अकाउंट्स में भी किए यार, पोस्ट टैक्स 70%, अगर वो 30 तो ये पोस्ट टैक्स क्या होता है 70, तो वही तो काम किया। इंटरेस्ट अगर एक प्री टैक्स कॉस्ट है तो पोस्ट टैक्स कॉस्ट कितना, तो ऐसा कोई हाथी घोड़े वाला चीज नहीं था, बट मेरे ख्याल से ज्यादा समझना जरूरी था ऐसा होता क्यों है। एवरीबडी प्री पोस्ट ओके है, लिख लिया सबने, ये बहुत काम आएगा आने वाले चैप्टर्स में, बहुत मतलब बहुत। तो डैश कॉस्ट आर ऑलवेज पोस्ट टैक्स, कुछ करना नहीं होता है, प्रेफरेंस और इक्विटी, एंड डैश कॉस्ट इज ऑलवेज डैश कॉस्ट, दैट इज अ प्री टैक्स कॉस्ट। तो देयरफॉर टू कंपेयर देम इधर मेक क्या, इधर मेक डेट को क्या पोस्ट टैक्स और
प्रेफरेंस या के इक्विटी को प्रीटेंस, जो भी एक काम कर लेना, नहीं तो कंपेरेबल नहीं। बोलो ये बात से समझ में आता है सबको? कल लिखाऊंगा बाकी का बात, अभी एक बार वो जो बच्चे बेचारे तंग आ जाएंगे वरना ढूंढ के रखा था। एक सेकेंड रुकना, आप लोग को वॉइस आने के लिए मैं प्रावधान कर। एक बिजनेसमैन थे, पर विजय माल्या की मेन कंपनी यूनाइटेड। नमस्कार। विजय माल्या का जन्म एक बिजनेस फैमिली में हुआ। विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या ऑनलाइन प्लीज बताइए, सुनाई दे रहा है? की मेन कंपनी यूनाइटेड ब्रू। नमस्कार। विजय माल्या का जन्म एक बिजनेस फैमिली में हुआ। विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या एक बिजनेसमैन थे, पर विजय माल्या की मेन कंपनी यूनाइटेड ब्रूवरीज को विजय माल्या की फैमिली ने स्टार्ट नहीं किया था। उसे 1915 में। नमस्कार। विजय माल्या का जन्म एक बिजनेस। फैमिली में हुआ। विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या एक बिजनेसमैन थे, पर विजय माल्या विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या ने 22 साल की उम्र में ही यूनाइटेड ब्रूवरीज को ज्वाइन किया था। नमस्कार। विजय माल्या का जन्म एक बिजनेस फैमिली में हुआ। विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या एक बिजनेसमैन थे, पर विजय माल्या की मेन कंपनी यूनाइटेड ब्रूवरीज को विजय माल्या की फैमिली ने स्टार्ट नहीं किया था। उसे 1915 में थॉमस लिशमन ने स्टार्ट किया था। विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या ने 22 साल की उम्र में ही यूनाइटेड ब्रूवरीज को ज्वाइन किया था और 1946-47 से मिस्टर विट्ठल माल्या ने यूनाइटेड ब्रूवरीज के स्टेक्स एक्वायर करना शुरू किया, यानी यूनाइटेड ब्रूवरीज में भागीदारी लेना शुरू किया। मिस्टर विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज के पहले इंडियन डायरेक्टर बने और 1948 में विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूवरी के चेयरमैन बन गए। 1952 से विट्ठल माल्या ने ब्रूवरी और डिस्टिलरी बिजनेसेस को अक्वायर करना शुरू किया। धीरे धीरे विट्ठल माल्या ने पॉलीमर, बैटरी, फार्मा, फूड्स एटसेट्रा इन बिजनेसेस को भी उसमें ऐड किया।
1983 में जब विट्ठल माल्या की अचानक डेथ हो गई तो उसके बाद 27 साल का विजय माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप का चेयरमैन बना। जब विट्ठल माल्या की डेथ हुई तब उनके बिजनेसेस का टर्नओवर करीब 350 करोड़ था। चेयरमैन बनने के बाद शुरुआत में विजय माल्या ने अलग अलग बिजनेसेस पर हाथ जमा कर देखा, जैसे कि इंजीनियरिंग, न्यूज़पेपर, केमिकल एटसेट्रा। उसमें मिले कुछ सक्सेसेस और फेल्यूअर्स के बाद जल्दी विजय माल्या को समझ आया कि असली पोटेंशियल तो लीकर यानी शराब और बियर के बिजनेस में है, तो उसने अपना पूरा ध्यान लीकर और बियर के बिजनेस पर लगाया। यूनाइटेड ब्रूवरीज के पुराने लोग बताते हैं कि विजय माल्या बहुत हार्डवर्किंग और एम्बिशियस था। विजय माल्या के अंडर यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप लीकर और बियर इन दोनों बिजनेसेस में बहुत तेजी से बढ़ने लगा। साथ ही विजय माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज के ग्लोबल एक्सपांशन पर भी काम करने लगा। विजय माल्या अपनी मार्केटिंग स्किल्स से अपना ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहता था और उसमें वो सक्सेसफुल भी हुआ। इंडिया में लिकर एडवर्टीजमेंट पर बंदी है, इसलिए विजय माल्या ने अपनी लाइफस्टाइल, किंगफिशर कैलेंडर, इवेंट्स एटसेट्रा इन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान किंगफिशर की तरफ अट्रैक्ट किया। जिस तरह विजय माल्या ने अपने विलाज और आईपीएल टीम का नाम रखा था, उससे आपको विजय माल्या के मार्केटिंग स्किल्स की आइडिया आ जाएगी। मार्च 2005 में यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट लिकर मेकर बना। फोर्ब्स के अनुसार 2007 में विजय माल्या इंडिया का 40th रिचेस्ट पर्सन था और कई सालों तक विजय माल्या फोर्ब्स की लिस्ट में इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन में रहा। अपने बिजनेस इंटेलिजेंस और हार्डवर्क से विजय माल्या ने यूनाइटेड ब्रूवरीज को बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया था। विजय माल्या के इस सक्सेस के चलते साउदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने विजय माल्या को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट की डिग्री दी। विजय माल्या को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है। 2005 में विजय माल्या ने अपने बेटे सिद्धार्थ ये आया पतन का रास्ता। अभी तक आपने क्या सुना उसका सक्सेस कि क्या कारण क्या था, वो क्यों चालू किया, क्या करके किया। 27 साल का लड़का आया अमेरिका से भाग के, यूके से भाग के वापस, क्यों, फादर का डेथ हो गया और उस वजह से उसको जबरदस्ती चेयरमैन बनना पड़ा कंपनी का। और ही डिड अ लॉट टू मेक द कंपनी ग्रो एक्सपोनेंशियली। बट फिर इसका वाला आया सिद्धार्थ माल्या, उसका 18वां बर्थडे पे गेम देखो क्या आया। ध्यान से सुनना आप। तब तो तुम लोग इनकम सही में कंपनी एक्ट पढ़ती ही नहीं है। कंपनी का किसका लाइबिलिटी है, सिर्फ कंपनी तक का कि कंपनी के पर्सनल एसेट्स का, इंडिविजुअल के एसेट्स पे भी। तो कंपनी किसलिए और किसके नाम से धंधा कर रहा है, तो कंपनी नाम से ही करेगा ना। उल्टा किंगफिशर के ब्यूरी इंडस्ट्री को भी नहीं छू सकता ये लोग, क्योंकि उसमें प्रॉफिट्स है, उसमें एसेट्स है, टच भी नहीं कर सकता। जितना लेना है एयरलाइन से ले ले, मतलब वो तो खोखला है। के 18वें बर्थडे पर किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। एयरलाइन बिजनेस एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसे चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है। पर विजय माल्या हवाई सफर को लग्जरियस यानी आलीशान बनाना चाहता था। विजय माल्या ने ट्रैवलर्स को लग्जरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड की और अपने देखा देखा लग्जरी देखा। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के ट्रैवलर्स के सेटिस्फैक्शन पर पूरा ध्यान दिया। ट्रैवलर्स को भी किंगफिशर एयरलाइंस का ये यूनिक अंदाज पसंद आया और किंगफिशर एयरलाइंस तेजी से ग्रो होने लगी। जल्दी इंडिया के 25% से ज़्यादा डोमेस्टिक ट्रैवलर्स किंगफिशर एयरलाइन से ट्रैवल करने लगे और किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया की नंबर 2 एयरलाइन बन गई। फिर भी किंगफिशर एयरलाइंस अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं थी। किंगफिशर एयरलाइंस के शुरुआती सक्सेस के बाद 2007 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया। पर इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू करने के लिए ये कंडीशन थी कि वो एयरलाइन कम से कम 5 साल पहले शुरू हुई हो। पर किंगफिशर एयरलाइंस को स्टार्ट हुए अब बस 2 ही साल हुए थे। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए विजय माल्या ने एयर डेक्कन को खरीदा, जो कि 4 साल पुरानी कंपनी थी और अब बंद पड़ने की कगार पर थी। तो उसे खरीदने के बाद इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू करने के लिए विजय माल्या को अब बस 1 ही साल रुकना था। किंगफिशर एयरलाइंस पर पहले से ही बहुत सारा डेट यानी कर्ज था और कंपनी अब तक प्रॉफिटेबल भी नहीं हुई थी। और अब एयर डेक्कन खरीदने से किंगफिशर एयरलाइंस का डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। किंगफिशर एयरलाइंस एक बहुत ही लग्जरियस एयरलाइन कंपनी थी और किंगफिशर एयरलाइंस मतलब लग्जरी, ये इक्वेशन बन चुका था। किंगफिशर एयरलाइंस की लग्जरी सर्विसेज की वजह से उसके टिकट प्राइस भी ज़्यादा थी। वही एयर डेक्कन एक लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी थी। विजय माल्या ने एयर डेक्कन का नाम बदलकर किंगफिशर रेड रख दिया, जिससे उसे किंगफिशर का ब्रांड मिल गया और उसकी प्राइसेस भी कम रखी गई।
पर विजय माल्या को ऑर्डिनरी चीज़ें पसंद ही नहीं थी, इसलिए विजय माल्या किंगफिशर रेड में भी धीरे धीरे स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करने लगा, जिससे ट्रैवलर्स को अच्छी सर्विसेज कम प्राइस में मिलने लगी। उसके बाद किंगफिशर एयरलाइंस के कस्टमर्स भी किंगफिशर रेड से ट्रैवल करने लगे, क्योंकि उन्हें उन दोनों की सर्विसेज में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं दिख रहा था और किंगफिशर रेड की टिकट प्राइस किंगफिशर एयरलाइंस से कम थी, इसलिए ट्रैवलर्स किंगफिशर रेड को ही चुनने लगे। अब इन स्पेशल सर्विसेज की वजह से किंगफिशर रेड के रेट्स भी बढ़ने लगे और फिर ट्रैवलर्स किसी कम प्राइस वाले एयरलाइंस को चुनने लगे। एट द सेम टाइम क्रूड ऑयल के रेट्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे और $140 पर बैरल तक पहुंच गए। रूपी की वैल्यू भी कम होने लगी और रिसेशन भी आ गया था। इन सब कारणों की वजह से किंगफिशर एयरलाइंस की तकलीफें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस का डोमेस्टिक ऑपरेशन प्रॉफिटेबल होने से पहले ही इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया था, जबकि इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे किंगफिशर एयरलाइंस के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। आमदनी कम थी और खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था। विजय माल्या ने कुछ ऐसे इंटरनेशनल रूट्स पर भी फ्लाइट्स रखी थी जहां पर बहुत कम एयरलाइन सर्विसेज देती थी, पर विजय माल्या का ये प्लान भी अनसक्सेसफुल हुआ। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा उसके एक्सपांशन पर ध्यान दिया था, और जब एक्सपांशन प्लान्स फेल हुए तो किंगफिशर एयरलाइंस के लॉसेस इतने ज़्यादा बढ़। क्या दिख रहा है लॉसेस का आप लोगों को चार्ट? ये रुपीज इन करोड़ है। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं रुपीज इन करोड़ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सालाना का आपको क्या देख रहा है? पहला वाला देखो कब से कब, अप्रैल टू जून ही, फिर क्या है जुलाई टू जून, फिर जुलाई टू मार्च, फिर अप्रैल टू मार्च, फिर अप्रैल टू मार्च। देख रहे हो हालत कितना? 1600 करोड़ का नुकसान में, शुरू से ही नुकसान है। अप्रैल में चालू किया था 2005, कभी तो देखा ही नहीं वो ऊपर वाला ब्लू, स्टार्ट ही कहां से किया रेड, और उसके बाद रेड का कहां तक चला गया, रेड का बैरियर देखे, देख रहे हैं ये हालत था। क्यों? अब वो कल पूछूंगा, आपको आज स्टोरी सुना रहा हूं ताकि कल आप इसका पतन का कहानी मेरे को बता पाए। रीजन मेरे को दो प्राइम रीजन, देखो ऐसे तो अनगिनत रीजन है और कई साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी है, बट मेरे को दो प्राइम रीजन चाहिए जो अभी तक आए नहीं है और भी आगे स्टोरी में मिलेंगे आपको। डन है? पूरा सुनना वापस। गए थे कि किंगफिशर एयरलाइंस उससे कभी उभर ही नहीं पाई। जब चीजें हाथ से बाहर जाने लगी तब विजय माल्या फॉरेन इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने लगा। तब इतिहाद एयरवेज किंगफिशर एयरलाइंस में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड थी, पर उस टाइम सिविल एविएशन में एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अलाउ नहीं थी। फिर विजय माल्या ने एफडीआई अलाउ करने के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी की, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। इतिहाद एयरवेज भी गवर्नमेंट के एफडीआई अलाउंस का वेट कर रही थी। इन सारे प्रॉब्लम्स के चलते पहले विजय माल्या ने किंगफिशर रेड बंद कर दी। वही किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज़ को 7 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने स्ट्राइक यानी हड़ताल की और फिर किंगफिशर एयरलाइंस का ऑपरेशन बंद हो गया। किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज़ इस वजह से भी नाराज थे कि जब एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरी के लिए हड़ताल पर थे तब विजय माल्या किंगफिशर कैलेंडर के लिए मॉडल्स की ऑडिशन ले रहा था। फिर दिसंबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द हो गया और किंगफिशर का बिजनेस बंद पड़ गया। किंगफिशर एयरलाइंस बंद होने के कुछ ही दिन बाद गवर्नमेंट ने सिविल एविएशन में एफडीआई को अलाउ किया। फिर इतिहाद एयरवेज ने जेट एयरवेज में इन्वेस्ट किया। एयरलाइन का बिजनेस बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसे चलाने के लिए विजय माल्या ने बहुत ज़्यादा लोन लिया था। विजय माल्या अपने प्लान पर कॉन्फिडेंट था, इसलिए उसने किंगफिशर एयरलाइंस के कुछ 1500 करोड़ के लोन के लिए पर्सनल गारंटी दी थी। पर जब किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई तो किंगफिशर एयरलाइंस पर जो करीब 9000 करोड़ का लोन था उसे वो चुका नहीं पाई, और बाद में विजय माल्या ने भी वो लोन नहीं चुकाया। लोन का सेटलमेंट करने के लिए विजय माल्या और बैंक्स के बीच कुछ मीटिंग्स हुई थी। किंगफिशर एयरलाइंस पर करीब 9000 करोड़ का डेट था, जिसमें से विजय माल्या बैंक्स को लोन का प्रिंसिपल अमाउंट 6600 करोड़ देने के लिए तैयार था, पर बैंक्स ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। मार्च 2016 में विजय माल्या ब्रिटेन भाग गया और आज विजय माल्या करीब 9000 करोड़ के लोन डिफॉल्ट के केस में वांटेड है। बैंक्स ने भी प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस के बिना किंगफिशर एयरलाइंस को बड़े बड़े लोन सैंक्शन किए थे। जब किंगफिशर बहुत खराब कंडीशन से, देखे लोन का डेटा देख रहे हो। अब क्या हुआ, वो लोग तो बेटा वो तो भाग गया, ये सारे बैंक वाले लोग तो मैनेजर आज जेल में, यानी जितने लोग उसका लोन सैंक्शन किए थे सबको धरा गया था उस दिन और सबको अंदर कर दिया। जितने लोग उसका लोन सैंक्शन किए थे वो तो उड़ गया, बट ये लोग भी किस ड्यू डिलीजेंस के बिना दिया। आप लोग सुनते हो ना वर्ड, क्या ड्यू डिलीजेंस, पहले चेक तो करता किस बेसिस पे दे रहा है।
मतलब माल्या जी आए थे क्या, चेक क्या करना है, हमारे बैंक में आके लोन मांग रहे, उनका हमारे नाम पे दिखे, वही चीज बोला ना, हमको अंबानी के जगह जाना था, वही इन लोग का था। बोला क्या हो जाएगा, स्कैम बाद में पता चलता है ना, तब तक तो कांड हो चुका होता है। तो देख रहे हो कितना, तो कितना मॉर्टगेज दिया तो पर्सनल गारंटी 1500 करोड़ का, 1500 करोड़ का दे तो दिया, 9000 करोड़ में 1500 करोड़, और कंपनी का तो वैल्यूएशन नेगेटिव था, क्या ही कर लेगा 9000 करोड़ लेके, वो देने को भी राजी था बेचारा, बेचारा बोल रहा हूं मैं उसको। यस बाबू, एक मिनट, दादा दादी है तेरे, दादी है, उनको तुम ज्यादा अच्छा लगते हैं कि पापा? ब्याज चोखोला गए, मोल नहीं, अपना बच्चा से ज्यादा पोता ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे ही लोगों को ना प्रिंसिपल से लेना देना बच जाता, गायब हो जाता है। क्या चोखा लगता है पता है? ब्याज। लोगों को ब्याज बहुत प्यार लगता है, बोल रहे 1 रुपया भी काहे छोड़े, लेंगे। अब वो लालच, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ स्मॉल थिंग। 6600 में 9000 करोड़ का डिफरेंस में कुछ कमी थोड़ी है ना। 3000 जितना तो बैलेंस अभी भी पाना है। 2400-2500 रुपया अगर आना है तो 2400-2500 रुपया नहीं है, रुपीज इन, मजाक थोड़ी है। वो भी तो ट्राई करेगा कि नहीं, कि नहीं देना है और दो, ट्राई करते कि नहीं। जैसे इंसॉल्वेंट होता है तो कोई 75% तक जा, 50 भी क्यों, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, नाउ पे 75% ऑफिस इतना। हम ट्राई कर रहे हैं वसूलने का, ये दिख तो रहा, पैसा तो है दूसरे बिजनेसेस में, तो ये लाके दे दे, बट दे नहीं रहा था बेटा। क्यों देगा? कंपनी एक्ट का नियम है, नहीं देंगे। हाईएस्ट 1500 करोड़ का उसने क्या दे के रखा था अपना, तो वो ले लो, लेना है तो। उसके बाद क्या है, अब यही तो बिना ड्यू डिलीजेंस के लोन दे दिया, तो इसी लोग को तो पकड़ के मारा। अरे किसका पैसा है ये जो दिख रहा है? तुम्हारा। एक बार टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इन दिस कंट्री कर लेना, कितना आएगा तुमको पता चल जाएगा उस समय का पॉपुलेशन रेट के हिसाब से। एट दैट टाइम दुनिया में कितने लोग थे पता आपको अपने इंडिया में? रफली आपने जैसे अभी मोदी जी बोलते हैं ना, मित्रों 125 करोड़ की आबादी, तो वैसे उस समय की आबादी में आपको बता दूं, आज से सालों पहले का बात है। और उससे पहले आपका ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर मैं कंट्री का आपको पॉपुलेशन बताऊं तो अराउंड आप 100 करोड़ पकड़ लो, और 900 करोड़ डिवाइडेड बाई क्या कर दो 100 करोड़, कितना आता है? 90 रुपया तुम्हारा लेके गया। तुमको आज लग रहा है क्या ही बात है, 90 इंटू तुम्हारे फैमिली मेंबर्स कर लो, इंटू तुम्हारे फ्रेंड्स कर लो, इंटू तुम्हारे रिलेटिव्स कर लो, यानी चोरी तेरा पैसा किया है, गवर्नमेंट का नहीं, क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट थोड़ी भरेगा, कहां से जाएगा? तुम्हारे टैक्स से वापस। भरपाई तो हो गया, अब भरपाई कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं, चुभेगा तुमको। अल्टीमेटली कॉमन पीपल इज गोइंग टू बियर दिस थिंग। 9000 करोड़ वो कोई गवर्नमेंट को बेवकूफ बना के नहीं भागा, तुमको बेवकूफ बना के भागा, क्योंकि तुमने तो इस बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया। देख लो तुम्हारा होगा इसमें से कोई एक में, तुम्हारा होगा इनमें से। नहीं, एक्सिस बैंक नहीं है, एक अदर बैंक भी है, है ना? सब 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 आईसीआईसीआई बैंक नहीं है, तो वो तो प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत कम दिखेगा, एचडीएफसी भी नहीं दिखेगा। नीचे अदर बैंक है ना, वो मिला मिलू के, तो कौन प्राइवेट में? प्राइवेट वाला लोग तुमको लोन देगा, वो तुमको 3 गुना ज्यादा मॉर्गेज ले लेगा उससे। जिस दिन तुम लोन डिफॉल्ट करोगे, बगल वाला देखो ना घर लेके बैठा हुआ है अपने 5 तल्ला में, देखना किसका है वो, एसबीआई का है, बट जितना वो पकड़ के बैठा है ना, वो उसका 1/3 भी नहीं है जो वैल्यूएशन उधर का है, जितने का लोन लिया था। अगला लोग अभी जब हम लोग खरीदने का बात करते हैं तो वो लोग पगला गए हैं, लोग बिकेगा भी नहीं हो जाएगा उसका, क्योंकि जो कंडीशंस होते हैं ना अपने ले ही नहीं पाएंगे। बोल रहे पहले पुराना 3 साल का क्या दो, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी सब पे करो जो हम लोग कर रहे हैं। घंटा लेंगे, काय लेंगे, हम थोड़ी दूसरे का वो पे करने वाले हैं। देना है तो बोल, कल से ले लेंगे। बट वही है बैंकों का नियम, क्या कर लोगे मॉर्गेज रख के, इसको रियलाइज तो कर। पार नहीं है ना, कोई खरीदने को राजी ना कुछ, क्या कर लेगा इसको? किसको क्या घर लेके उठा के ले जाएगा? नहीं ले जा सकता। किसको? अरे कहां दे पा रहा है तो तेरे, अभी आज तक तो तुम लोग जीवन में कुछ देखा नहीं ऐसा, मैं ही दिखा पा रहा हूं तुमको ऊपर मेरे बगल में, वो ही नहीं दिख रहा है, तो तुमको क्या लगता है कौन दिखता होगा? घंटा बिकता है। देयर आर n नंबर ऑफ क्लॉज, और उस क्लॉज के चक्कर में लोग ये सब प्रॉपर्टी लेते नहीं है, क्योंकि बाद में पता है इसका भाव गिरेगा, नाम खराब है जगह का, चीजों का खराब है। लोगों को इतना आसान नहीं है बेवकूफ बनाना, तो इन्वेस्टर्स भी बहुत होशियार जो खरीदते, अब बहुत ही सस्ते में मिलता है, बिडिंग होता है तो उठा लेते हैं,
अभी बेच देते हैं, बट वो लोग भी वो प्रॉपर टाइमिंग ढूंढते हैं, इसको आर्बिट्राज बोलते हैं, वी डोंट नो कब आए वो। प्लस कंडीशन वही रहेगा, उस समय नहीं बोलेगा, बाद में साइन करते वक्त बोलेगा मेरे पास पड़ा है इनका ऊपर का कंडीशन का पूरा वो कि इसमें लिखा हुआ था क्लॉज, और हम लोग जाते ही पढ़ा, घर जाते ही हम अविनाश और उसके पापा बैठे थे, बोला भाई ये तो पूरा पुराना मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ये इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा जितना का, तो जगह नहीं दे रहा है वो। हम लोग बेवकूफ थोड़ी बैठे हैं जो खरीद लेंगे। मेरे बात समझ में आता है? तो इन लोगों को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? एक एक का कॉलर पकड़ के देखो क्या किया गया, सुनो। गुजर रही थी, तब भी पब्लिक सेक्टर बैंक आईडीबीआई ने किंगफिशर एयरलाइंस को करीब 900 करोड़ का लोन दिया था। बाद में आईडीबीआई के उस मैनेजर को अरेस्ट कर लिया गया। जब तक किंगफिशर एयरलाइंस अच्छी चल रही थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही प्रॉब्लम्स आने लगे तो किंगफिशर एयरलाइंस लड़खड़ाने लगी। किंगफिशर एयरलाइंस के पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नहीं था जो इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके और उस पर सोल्यूशन निकाल सके। एयरलाइन इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होती है और एयरलाइन कंपनी को प्रॉफिट में चलाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। एयर इंडिया एक गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइन कंपनी है जिसके पिछले 10 साल के लॉसेस आप यहाँ देख सकते हो। किसका है ये? एक सेकेंड, ये किसका है? कब तक का लास्ट देख रहे हो तुम? 16-17 का तो देख, पॉजिटिव है क्या? ब्लू दिखा दिया वो वैसे ही। कहां से चालू है? 2000 करोड़ पहले साल नीचे तक कहां गया ये तो? ये तो 8-8 हजार करोड़ तक भी गया, वो तो 1600 करोड़ तक गया था बेचारा। चलता है कंपनी ना, सिंगल ईयर, पगला क्यूमुलेटिव होगा तो बाहर कम होगा वापस। ये तो समझ, 1 साल का है दोस्त, वो छोटा बात है, कुछ भी नहीं है। वो भी एक एयरलाइंस, एयर इंडिया, एयर एशिया है, उसका देखेगा तो तुम बंद कर देगा पढ़ाई लिखाई करना, बंद कर देगा। चलो रहने दो सर, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है हमको, पढ़ाई लिखाई करना ही नहीं है। जब इतना पैसा आता कहां से जो इतना का सालाना लॉस देखते हैं लोग? सालाना लॉस कौन फंड कर रहा है इसको? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को पैसा कौन दे रहा है? ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और इसका फंडिंग तुम्हारे कंटिजेंसी फंड से हो रहा है। और वो कंटिजेंसी फंड में पैसा कौन सा है? टैक्सेशन का पैसा, डेट का पैसा, पब्लिक से उठाया हुआ या वर्ल्ड बैंक से उठाया हुआ, और ये पैसे से ये लोग को फाइनेंस किया जा रहा है। क्या ये भी स्कैम नहीं है? बहुत बड़ा स्कैम है, और इसके खिलाफ भी आवाज उठाना चाहिए। बट अपने ये सब चीज के बारे में माथा नहीं लगा। अब खरीदा है बॉस, तो जब वीडियो बना बेचारा को थोड़ी मालूम था टाटा आएगा, विस्तारा लाएगा, विस्तारा के बाद टाटा एक्वायर कर लेगा। जैसे एयर डेक्कन इसने एक्वायर किया, लॉस मेकिंग ही तो था, बंद होने के कगार पे था। अब टाटा लिया है, देखते हैं क्या कर लेता, क्या पता हुई। अभी एक ही कंपनी चल रहा था विस्तारा, सब बंद होने के कगार में, सब स्पाइसजेट खत्म, सब खत्म। इंडिगो आ रहा है, बेचारे का कैंसिल होते जाता है फ्लाइट। तो ये एक तो चल रहा था, अब वो एक भी इसको ले लिया, मर्जर कर लिया एक तरीके से। तो यही होता है, बीओटी कॉन्ट्रैक्ट में लेके रखा है, बोला ठीक है हम चलाते हैं, कुछ ना कुछ अभी भी गवर्नमेंट से आ रहा है। ये पुराना रिजर्व थोड़ी वो संभालेगा, तो एक्वायर किया होगा तो सस्ते में ही किया होगा ना, तो वापस से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सब करके कुछ आएगा। अब वो अच्छा भी है, तुमको क्या मालूम, रिस्क है तो ट्राई कर रहा है। कैसे होता है? तुमको तो देना नहीं है, तुम तो कूपन मार मार के खरीदते हो मेक माई ट्रिप से, इससे, और उनको 30-30% का वो लोग भी कमीशन देते हैं, और तुम कन्वेंस फी देते हो। लॉसेस का बात कर रहे हो? एक बार फ्लाइट उड़ाने का जो तेल का भाड़ा है ना, तुम माथा खराब हो जाएगा बैरल का इनटू रेट जब करोगी डॉलर में। और उसमें अगर मान लो 300 सीटिंग कैपेसिटी में 200 आदमी बैठ रहा है, कुछ नहीं बचता उनका, फिर कुछ नहीं बचेगा। तो क्या एक आदमी भी बुकिंग आएगा तो जाना तो पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट है। अब ये तो बोलोगे एक का कैंसिल कर देता है, यही तो आज के दिन पे हो रहा है, बार बार डेफर हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, फ्लाइट्स के नंबर्स कम हो रहे हैं, इतने महंगे रेट्स हो जाते हैं कि अपने को लगता है अब क्यों ही ले, आज के दिन पे दुरंतो आ गया भाई, ऐसे ही चले जाएंगे। तो सब अपने सब चीज देख के करते हैं। इकोनॉमिक क्लास में आज तक बैठे, बिजनेस में भी बैठी है तुम, बैठी है बिजनेस क्लास में? कौन सा फ्लाइट में? बिजनेस क्लास में? बिजनेस काम से नहीं, कैसा था वहां जगह, क्या था? सिटिंग स्पेस कैसे, सोने का था क्या? सुनना, पापा से बात कराना मेरा भी है ना।
अब बिजनेस क्लास में बैठेंगे तब बात अलग है, वरना तो भाई कोई फायदा नहीं है, वो पैसा कुछ नहीं बचता है और कुछ भी नहीं बचता है, तो सच बता रहा हूँ। वो तो अपने कॉस्ट में एक सम्स कर लिए, जब पॉजिटिव आ गया तब भूल से सालाना होता नहीं है रियल लाइफ में ये सिचुएशन। क्या वो ठीक है, वो कंपनी वाला दिया दिया, हम वैसे नहीं बात कर रहे हैं। हम बोल रहे आप बैठे तो बहुत लकी बात है, बट मैं बोल रहा हूँ हम ही नहीं बैठे आज तक, हमसे नहीं खरीदा जाएगा बिजनेस क्लास, हम भी इकोनॉमी में ही जाएगा जब मालूम है वो ही करना है। हाँ, इकोनॉमी में जाके हम अलग से 400 रुपया खाना का दे देंगे, बट हम वो बिजनेस क्लास में बैठने का औकात नहीं रखे अभी तक, हम खुद ही नहीं रखे, तो या हम लोगों को नहीं जाना नहीं है। चुभता है रे छोटा छोटा चीज। अबे रात को स्विगी भी मंगाते तो 4 जगह चेक करते हैं किसमें ज्यादा डिस्काउंट है, जोमेटो से ले कि स्विगी से ले, कहाँ कूपन पड़ रहा है कहाँ नहीं पड़ रहा है, और फिर ऐड टू कार्ट करके छोड़ देते हैं, सो जाते हैं। ये मालूम है नहीं होगा, इतना नहीं पोसाएगा, अकेला कितना खा लेंगे, इतना महंगा पड़ रहा है ये पिज्जा, आज तो नहीं खाएंगे, रहने दो कल देखते हैं। ये तो हमारा बुरा वो बर्बाद नहीं है, वो भूख मिटा चुका है। मेरा इंस्टाग्राम स्विगी है, तुम्हारा इंस्टाग्राम है, मेरा तो इंस्टाग्राम ही स्विगी, हम तो वही देखता रहता है कि अच्छा मजा आ रहा है, तुम लोग को दूसरे क्या कर रहे हो, क्या रात को क्या करे, और यही सब तो चीज है हमारे पास, तुम लोग और भी कुछ है देखने को, हमारे पास अभी क्या स्विगी जोमेटो, खाना से ही अपने टेम्प्ट हो रहे। अविनाश को भेजते रहते हैं, ये देख रील भी भेजते हैं एक दूसरे को, तो खाने का ही भेजते हैं। एयर इंडिया कई सालों से लगातार लॉसेस में चल रही है और सालाना 2-3 हजार करोड़ के लॉसेस तो एयर इंडिया के लिए मामूली बात है। इन लॉसेस के चलते गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली एयर इंडिया को फंड प्रोवाइड करना होता है और ये अमाउंट किंगफिशर एयरलाइन की लोन अमाउंट से कई गुना ज़्यादा है। जिस तरह हम स्कैम्स और फ्रॉड्स के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसी तरह इन चीज़ों के खिलाफ भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा तो आखिर हम सब टैक्स पेयर्स का ही है। क्या स्टोरी इज क्लियर? यही बोलना चाह रहा था आप लोग को अल्टीमेटली। गाइस इसके ऊपर मेरे को एक छोटा सा टिप्पणी करके लाओगे कल, क्या बेसिस पे? सिर्फ मतलब बिजनेस तो ठीक ही था बट प्लानिंग भी ठीक था, तो व्हाट वाज द प्राइमरी 2 रीजंस ऑफ फेलियर? मैं आपको हिंट दे देता हूं, यानी उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 फंक्शंस होते हैं, क्या क्या? प्रोक्योरमेंट और इन्वेस्टमेंट। इन दोनों के मेरे को मेजर 1 पॉइंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट का सबसे घटिया कारण और प्रोक्योरमेंट का सबसे घटिया कारण। कल बताना, आज घर जाके सोचना वापस, और इसके बारे में 2-4 चीज लिख के अल्टीमेटली एक पॉइंट चाहिए हमको, बेस्ट ऑफ ऑल। कई तरीके हैं, बेस्ट ऑफ ऑल चाहिए। डन है? टाटा बाय बाय एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 2 घंटा हो गया, जाओ ऊपर भागो।